बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। सिटी एट 10 में खुशामदीद। इस उम्मीद और इस दुआ के साथ कि आपके दिन का आगाज़ बेहतरीन हुआ होगा, बामकसद हुआ होगा और पुरसुकून हुआ होगा। मैं हूँ महविश हबीब। मैं अक्सर औकात ये सोचती हूँ कि ज़िंदगी जो है वो खूबसूरत किसी की नहीं होती, बेहतरीन किसी की नहीं होती, लेकिन ज़िंदगी को बेहतर और कामयाब बनाने के लिए इंसान को थोड़ी सी कोशिश करनी होती है। कुछ गलतियों से सीख कर, कुछ गलतियों को नज़रअंदाज कर और कुछ दूसरों को माफ़ करके। अगर हम ये तीन चीज़ें अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लेंगे, हमारी ज़िंदगी खूबसूरत भी हो जाएगी, बेहतरीन भी हो जाएगी। और कोशिश ये करनी चाहिए कि हर दिन कुछ ना कुछ सीखा जाए, अपनी गलतियों से जितना हो सके सीखें, दूसरों के एक्सपेरिमेंट से सीखें। जब ये चीज़ें हम अपनी ज़िंदगी में शामिल करेंगे तो ज़िंदगी क्यों नहीं बेहतर होगी। तो बेहतरी की तरफ हमेशा जो सफ़र है वो जारी रखें, हालात जितने मर्ज़ी मुश्किल हों, चैलेंजेस हों, लेकिन सीखने सिखाने का अमल कभी नहीं रुकता। बहरहाल प्रोग्राम में गुफ्तगू इसी तरह से जारी रहेगी, लेकिन अब ये देखना है कि फैसलाबाद का मौसम किस तरह से है, मौसम की क्या अपडेट्स हैं, क्या बारिश होगी या नहीं, ये देखते हैं हमारे टुडेज़ वेदर के सेगमेंट में। फैसलाबाद के वेदर के हवाले से बात करें तो फैसलाबाद का वेदर आजकल काफ़ी ज़्यादा सफोकेटेड रह रहा है। तो मरियम रज़ा हमारे साथ मौजूद हैं। मरियम रज़ा से फ़र्दर भी पूछते हैं कि कैसा रहेगा फैसलाबाद का मौसम। जी मरियम, बताइएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद के मौसम की बात करें तो सुबह सवेरे ही शहर फैसलाबाद में गर्मी की शिद्दत बरकरार है। गर्मी बरसती दिखाई दे रही है, सूरज का पारा भी ख़ासा हाई है और इसके साथ साथ फैसलाबादी भी इस गर्मी की वजह से ख़ासे परेशान और निढाल दिखाई देते हैं, क्योंकि मानसून का मौसम है तो इसमें ह्यूमिडिटी के अंदर इजाफा, यानी कि हवा में नमी का जो तनासुब है वो बढ़ जाता है और गर्मी की शिद्दत भी बढ़ने लगती है। दर्जा हरारत के हवाले से बात करें तो महकमा मौसमियात के मुताबिक ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो आज 39 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा, जबकि कम से कम आज 29 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक जहाँ दर्जा हरारत 39 डिग्री सेंटीग्रेड जो है तक जाएगा, वहीं महसूस जो है वो 40 डिग्री से ज़्यादा किया जाएगा, यानी कि गर्मी की शिद्दत ज़्यादा महसूस होगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक हवा में नमी का तनासुब जो है वो 86% है, यानी कि 90% तक जा पहुँचा है, जबकि हवाएँ सिर्फ 2 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से चल रही हैं। ये चलने वाली हवाओं से कोई ख़ास मौसम को फ़र्क पड़ता दिखाई नहीं दे रहा कि गर्मी की शिद्दत में कोई कमी आए, बल्कि यही हवाएँ जो हैं दिन गुजरने के साथ बिल्कुल साकिन हो जाती हैं और गर्मी की शिद्दत में मज़ीद इजाफे का सबब भी बनती हैं। उसके साथ साथ महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के अंदर बारिश का कोई भी इम्कान नहीं है, जबकि मौसम इस तरह से गर्म और खुश्क रहेगा। तो इस खुश मौसम में एहतियात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपनी एहतियात करें, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। पंजाब हुकूमत की जानिब से भी जो स्कूल खुलने की तारीख़ थी वो 15 अगस्त से 1 सितंबर तक कर दी गई, ताकि बच्चों को गर्मी से बचाया जा सके। तो जहाँ पंजाब हुकूमत ने और महकमा तालीम ने एक बड़ा अच्छा फ़ैसला लिया है गर्मी से बचने के लिए, तो वहीं तिब्बी माहिरीन ने भी शहरियों को गर्मी से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर का मशवरा दिया है कि एहतियात करें, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें, घर से गैर सफ़र के लिए बाहर ना निकलें, ताकि ख़ुद को गर्मी की शिद्दत और अभी इस वक्त मानसून में मौजूद गर्मी की लहर से बचाया जा सके। जी बहुत शुक्रिया मरियम, तफसीलात से आगाह करने के लिए। बढ़ाते हैं प्रोग्राम को आगे और अब बात करते हैं फैसलाबाद के सियासी मैदान के हवाले से। साना 9 मई के 3 मुकदमात के फैसले के बाद जड़ांवाला का NA 98, फैसलाबाद का हल्का नंबर 104 और PP 98 जो है ये तमाम तर लोगों की तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है। और क्योंकि यहाँ पर हल्का जो है ये खाली हो चुका है, यहाँ के जो इलेक्टेड मेंबर्स थे वो नाअहल हो गए हैं। और अब देखना ये है कि मुस्लिम लीग नून की तैयारियाँ कैसी होती हैं, क्या वो इस अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठा सकते हैं। हम देख रहे हैं कि लास्ट ईयर जितने भी इलेक्शन हुए हैं या लास्ट इलेक्शंस के हवाले से बात करें तो मुस्लिम लीग नून को काफ़ी टफ़ टाइम देखने में मिला है फैसलाबाद में। अब देखना है कि मुस्लिम लीग नून की तैयारियां कैसी होती हैं, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन टॉपिक पे बात करने से पहले जो हमारे आज के मेहमान हैं उनका तारुफ करवा दूँ। आज हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून की अहम शख्सियात में से एक जो शख्स हैं उमर इसरार खान साहब, रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है। अवाम के मैंडेट के हवाले से बात करनी हो, फैसलाबाद के शहर के मसाइल के हवाले से बात करनी हो, हमेशा जो इनकी आवाज़ है वो सरबुलंद दिखाई देती है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी बहुत बेहतरीन और बहुत शुक्रिया, दोबारा आपने एक दफ़ा फिर से मौका दिया और बुलाया है। जी बहुत शुक्रिया सर, आपने अपने कीमती वक्त से हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। और इन्हीं के साथ हमें ज्वाइन किया है सिटी 41 के सीनियर रिपोर्टर अब्दुर्रहमान ने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं अब्दुर्रहमान? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं।
मैं बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया अब्दुर्रहमान फॉर जॉइनिंग अस इन दिस प्रोग्राम। सबसे पहले उमर इसरार खान साहब आपसे बात करना चाहती हूँ। अगर फैसलाबाद के टेम्परेचर के हवाले से बात करें, फैसलाबाद का टेम्परेचर हाई है, लेकिन अब सियासी मैदान में भी मैं देख रही हूँ काफ़ी गर्मा गर्मी देखने को आ रही है। 3 बड़े हलके हैं फैसलाबाद के। किस तरह से तैयारियाँ की जा रही हैं मुस्लिम लीग नून की जानिब से? ये जो मौसम की गर्मी है वो तो हर साल ही होती है एंड दैट इज़ प्रेडिक्टेबल कि गर्मी क्या ये मौसम है, ये मौसम में गर्मी आएगी। मगर जो सियासी गर्मा गर्मी है ये तो अनप्रेडिक्टेबल है जी। और यहाँ पे इलेक्शन हुआ था, आपने रिज़ल्ट्स भी देखे थे। हमारी जमात के लिए तो मायूस कुन थे, उसकी बहुत सारी वजूहत हैं। मगर अब जो जैसा करना है वैसा भरना है। तो जब कुछ लोग इदारों पे हमलावर होंगे और आपने देखा 9 मई को क्या हुआ, तो शायद कुछ लोगों ने समझा था वो इस चीज़ से निकल आप कह लें भागेंगे, तो उसके अब नताइज आ रहे हैं और चंद सीटें खाली हुई हैं, उसकी वजह से ये गर्मा गर्मी है। अब लेकिन ये है कि तमाम तर लोग जो हैं वो देख रहे हैं यहाँ पर। अब 2 तरह के लोगों की राय है। एक तो वो हैं जो सोचते हैं कि मुस्लिम लीग नून एक बड़े नंबर से कम बैक करेगी, लेकिन दूसरी जानिब ऐसे लोग भी हैं जो कहीं ना कहीं ये समझते हैं कि शायद इन हलकों में दोबारा से वापस आ सकते हैं। तो किस तरह से आप इस चीज़ को देख रहे हैं? क्या टफ़ टाइम हो सकता है मुस्लिम लीग नून के लिए? देखिए, मुस्लिम लीग नून के लिए तो जो पिछला इलेक्शन था वो हमने किसी की परफॉर्मेंस के ख़िलाफ़ नहीं लड़ा। हमने वो जो चंद माह की हुकूमत थी उसके अंदर जो बिजली के बिल और जो बाकी IMF की वजह से हमें जो इकदाम करने पड़े, जो रियासत को बचाने के लिए अपनी सियासत कुर्बान करनी पड़ी, वो उसके नताइज के आप कहें वो रिज़ल्ट हैं। हमारा एक इंडस्ट्रियल शहर है, लोग अपनी मेहनत मजदूरी करते हैं, लोग दिहाड़ीदार लोग हैं, उनकी ज़िंदगियों पर ये चीज़ें बहुत ज़्यादा असरअंदाज होती हैं। आप जो शहरी हलके हैं उनका रिज़ल्ट और है, जो देहाती हलके हैं वहाँ पे फिर भी हमने अच्छा परफॉर्म किया था। तो लास्ट इलेक्शन की जो वजूहत थी वो ये थी, अभी तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। बिजली की कीमतें नीचे आई हैं, CM साहबा की परफॉर्मेंस है, PM साहब की परफॉर्मेंस है, उसके बाद हमारी जो परफॉर्मेंस और जो अफवाज पाकिस्तान की परफॉर्मेंस जंग में रही है, अभी जिस तरह की सफारतकारी हो रही है कि आप देखें कि वो ट्रंप जो किसी का फ़ोन नहीं उठाना चाहता था, आज वो आपके गीत गा रहा है। तो ये सब चीज़ें अवाम की आंख से ओझल नहीं है और इस चीज़ का फ़ैसला इस इलेक्शन में हो जाएगा। और इस इलेक्शन के रिज़ल्ट्स मेरा ख़्याल है कि हमारी मुखालिफ जमात को पहले से ही पता है और सुनने में आ रहा है शायद वो इस इलेक्शन का बाइकआउट करने जा रहे हैं। सही। और अगर यहाँ पर सवाल ये भी होता है, इसमें मैं आपका भी पॉइंट ऑफ व्यू जानूंगी, लेकिन अब्दुर्रहमान मैं आपसे भी जानना चाहती हूँ कि आप किस तरह से हलके में तैयारियाँ देख रहे हैं? 3 बड़े हलके हैं, तमाम तर लोगों की तवज्जो इस पर है, तो आप क्या देख रहे हैं? क्या मुस्लिम लीग नून जो है वो कम बैक कर पाएगी, या ज़ाहिर सी बात है लोगों से भी कम्युनिकेशन हुई है, वहाँ के लोगों का जो ज़्यादातर रुझान है वो किस तरफ है? थैंक यू महविश। देखिए, उमर साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि अगर यहाँ पर PTI अपना बाईकाट में जाती है फिर तो PMLN जितने भी वोट ले ले वो जीत जाएगी। अगर मुकाबला होता है तो फिर ये मुकाबला, इससे पहले भी देखिए ये जितने भी ज़िमनी इलेक्शन हुए हैं, और वैसे भी कहा जाता है कि जो ज़िमनी इलेक्शन होते हैं वो जो भी हुकूमत में होती है पार्टी उसकी काफ़ी हद तक फेवर में होते हैं। लोगों को आइडिया होता है कि इस सीट की वजह से ना तो पंजाब असम्बली में कुछ बदलेगा। फैसलाबाद में देखिए 3 हल्के हैं, तीनों फ़र्ज़ करें नून लीग हार जाती है तो पंजाब असम्बली कौमी असम्बली में कुछ भी नहीं बदलेगा। अगर ये जीत जाती है तो फिर इन हलकों में काफ़ी कुछ बदल सकता है। यानी कि उन लोगों के काम जो डेवलपमेंट के हवाले से है, दीगर जितने भी काम है वो बेहतर अंदाज में हो जाएंगे अगर उनके नुमाइंदे असम्बली में जाएंगे। तो इसलिए ये लोग काफ़ी हद तक समझदार भी होते हैं, वो उन्हीं को वोट करते हैं। और फिर जैसे PTI की जो सूरत हाल बनी हुई है कि ना वो निशान पर जो है वोट लग सकता है, वो एक वेव आई थी 8 फरवरी 2024 को जिसने नून लीग को हरा दिया, लेकिन ना तो वो वेव रोज़ रोज़ बनती है और ना ही रोज़ वो टेम्पो बनता है। फिर लोग भी उस तरह से नहीं होते। फिर जो उम्मीदवार हैं उनके नाअहल हो चुके हैं, जो तगड़े उम्मीदवार थे जो जीते हुए थे। अब जाहिर सी बात है PTI को भी मुकाबले में जो है वो सेकंड दर्जे के बंदे उतारने होंगे। अगर वो इलेक्शन लड़ते हैं तो फिर वो बात होती नहीं है। फिर ऊपर पंजाब हुकूमत बैठी है, मरकज़ बैठा है, सारी ब्यूरोक्रेसी पुलिस उनकी लगी हुई है, ख़जाने के मुंह खोल देते हैं, डेवलपमेंट का बहुत सारा फंड्स मौजूद है। और नून लीग का जो है वो ज़िमनी इलेक्शन लड़ने का तजर्बा भी बहुत है। ये 2013 से 18 के दरमियान भी कोई इलेक्शन नहीं हारे थे ना, कोई एक आध शायद हारे हों, ज़्यादातर जीती ही थी। तो ये इनका काफ़ी तजर्बा है, तजर्बा कर जमात है।
तो ये अक्सर मैं कह रहा हूँ कि जो भी नून लीग जिसको भी टिकट देगी वो टिकट नहीं है, वो गिफ्ट है। सही। डायरेक्ट असम्बली में जो है वो जाएगा और वहाँ पे जो अपने, तो इसी वजह से बड़े बड़े हैवी वेट लोग इस टिकट की दौड़ में है कि उनको टिकट मिल जाए, क्योंकि अभी 1 साल 1.5 साल हुआ है, तो अभी 3 साढ़े 3 साल पड़े हैं इंजॉय करने को, तो फिर वो हल्का भी उसी के पास रहेगा। तो लिहाजा ये टिकट के लिए पीएमएलएन के लोगों की लड़ाई ये शायद 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन से भी ज़्यादा होगी, क्योंकि ये कंफर्म जीत का टिकट है। सही, बिल्कुल इसी तरह से अब्दुर्रहमान, लोग तो देख रहे हैं कि इन हलकों की जानिब, लेकिन अब जो उम्मीदवार हैं जो इलेक्शन लड़ना चाहते हैं उनकी भी नज़रें ये हैं कि मुस्लिम लीग नून में जो है शमूलियत इख्तियार की जाए। तो इसमें मैं इसरार खान साहब आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आप किस तरह से देखते हैं कि कौन कौन लोग जो हैं वो इस दफ़ा पार्टी के जो हैं तगड़े उम्मीदवार हो सकते हैं? अभी कुछ फैसले हो गए हैं उम्मीदवारों को नामज़द करने के हवाले से? जी, मेन तो हमारी जमात से 2 ही लोग हैं। एक राना एहसान अफजल साहब हैं, तो हमें मेरे वालिद साहब को और मुझे बड़ा करीब से मौका मिला कि हमने उनके वालिद साहब के साथ भी एक इलेक्शन लड़ा, और एक इलेक्शन राजा दानियाल साहब हैं, अब इनके साथ ये रीसेंट इलेक्शन है, हमने एक इलेक्शन इनके साथ भी लड़ा है। तो हमारे लिए तो दोनों ही मोहतरम है जी, जमात का फ़ैसला है, जो फ़ैसला वो करेंगे। तो हम तो जमात के सिपाही हैं। मैं तो अपनी टिकट के बारे में भी अक्सर लोग मुझसे सवाल पूछते हैं, तो मैं यही कहता हूँ कि जी जमात हमें टिकट देगी, हम इलेक्शन लड़ेंगे, हमें टिकट नहीं देगी, जिसे देगी हम उसका इलेक्शन लड़ेंगे। तो जिससे भी टिकट मिलेगी हम उसका इलेक्शन लड़ेंगे जी। और हमारी जो मेरे हल्का इंतखाब आप कह लें, जो पीपी है वो तकरीबन 90% इसी वो एनए के नीचे है। तो हम पे तो कायद का हुक्म है, वो टिकट जो है वो हुक्म है, और वो हम पे फ़र्ज़ है, हम इलेक्शन लड़ेंगे जी। बिल्कुल इसी तरह से अगर मुस्लिम लीग नून के हवाले से बात करें, मैं ये समझती हूँ कि फैसलाबाद पिछले 10 सालों तक नून लीग का गढ़ रहा है। कोई भी इलेक्शन होते थे तमाम तर लोग यही कहते थे मुस्लिम लीग नून ही यहाँ से जीतेगी, लेकिन जो रिसेंटली इलेक्शन हुआ मुस्लिम लीग नून का काफ़ी ज़्यादा मतलब सेटबैक रहा है। तो अब क्या आप पॉपुलैरिटी दोबारा से देख रहे हैं आवाम में? क्या मुस्लिम लीग नून जो है वो कम बैक करेगी? मैंने जी आपको पहले ही स्टार्ट में ही थोड़ा सा आपको अर्ज़ किया था कि हम जब एक तो जो 2018 का इलेक्शन है ना जी, वो मैं नहीं समझता कि वो जीते थे, वो जिताया गया था, वो एक पूरी प्लानिंग थी। अब तो लोग मान रहे हैं ओपन सीक्रेट है किस तरह से किसकी मुलाकातें और क्या हुआ, तो बहरहाल उस चीज़ में तो हम जाते ही नहीं। जो रीसेंट इलेक्शन है ये हमने 18 माह की वो जो हुकूमत है जिसमें हमने मुल्क बचाने की खातिर वो हुकूमत ली, सख्त फ़ैसले किए, उनका खुमियाजा भुगता है। तो अब वो हालात नहीं है। अब आप देखें सीएम साहिबा की परफॉर्मेंस देखें, आप पीएम साहब के जो हैं इकदाम वो देखें। मैं आपको भी पहले बताया सफारतकारी, मतलब हर महाज बिल्कुल इसी तरह से है। कहीं पर भी अगर हम बात करें फैसलाबाद के हलके के हवाले से, सियासत के हवाले से, तो एक ही मुतालबा है आम आवाम का कि आवाम की ज़रूरियात का ख्याल रखा जाए, उन्हें जो है जितनी भी फैसिलिटेशन है वो नौकरी के हवाले से और ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से, अगर ये मसले मसाइल हल होते हुए दिखाई देते हैं तो कोई भी पार्टी इक़्तिदार में हो, जो फ़ायदा है वो आवाम का होना चाहिए। या बात हो रही है ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से, फैसलाबाद के 3 अहम बड़े हलके जो हैं वो अभी जो है खाली हैं, और देखना ये है कि यहाँ पर कौन इक़्तिदार में आता है। एक बहुत बड़ी डिबेट है, कुछ लोग कह रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून का पलड़ा जो है वो भारी है, लेकिन कुछ ना कुछ दूसरी पार्टीज़ की जानिब से भी तैयारी की जा रही है। अब सवाल ये है कि देखते हैं कि कौन जो है इस मैदान में मार्का मारता है। तो अब्दुर्रहमान, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि सियासी मैदान के अगर हवाले से बात करें तो मुस्लिम लीग नून को मैं समझती हूँ कि बड़े मजबूत जो कैंडिडेट्स हैं वो मैदान में उतारने पड़ेंगे, क्योंकि देखने को कोई भी मैं समझती हूँ कि ज़िमनी इंतखाबात हैं, चाहे मुस्लिम लीग नून इक़्तिदार में है या नहीं है, लेकिन ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। तो आप क्या समझते हैं कि कौन कौन से उम्मीदवार जो हैं वो मुस्लिम लीग नून के लिए एक मजबूत कैंडिडेट साबित हो सकते हैं? थैंक यू महविश। देखिए, जैसे ये एन 104 के हवाले से अगर हम बात करें, क्योंकि सबसे ज़्यादा शहरी हल्का यही हॉट केक है, हमारा दफ्तर भी इधर ही है, इधर ही बैठे हुए हैं उम्मीदवार भी इधर ही। तो एहसान अफजल साहब, राजा दानियाल साहब दोनों ही यंग है। इन दोनों के वालिद यहाँ से एमएनए रह चुके हैं इसी हल्के से, तो दोनों की ही जो है वो काफ़ी इधर जो है वो ग्रिप भी है, सारा कुछ है। एक कोऑर्डिनेटर हैं, दूसरे उससे पहले सूबाई वजारत एंजॉय कर चुके हैं। तो मुकाबला नून लीग का आपस में बड़ा जो है वो तगड़ा होने वाला है टिकट के हवाले से। जड़ांवाला से बात करें तो उधर तलाल चौधरी वो भी उम्मीदवार हैं, हालांकि वो वज़ीर है, वज़ीर मुमलिकत दाखिला है। इसी तरह से जो उधर नवाब शेर वसीर है, जो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में आए थे पीटीआई छोड़ के, और उसकी वजह से
मसला भी बना उनके लिए, तो उनको टिकट भी दिया गया। ये 2024 में वो हार गए थे। इसी तरह से चक जुमरा में आज़ाद अली तबस्सुम है, अहमद चीमा, इसके अलावा राना शुएब अदरीस हैं। तो ये मुकाबला नून लीग के अंदर फ़िलहाल काफ़ी टिकट का बना हुआ है। दूसरी जानब पीटीआई के हवाले से अगर हम बात करें तो उधर टिकट का कोई मसला नहीं है। उधर जेल से नामजदगी होनी है कि ये हमारा उम्मीदवार है और वो उम्मीदवार होना ठीक है, क्योंकि वो टिकट का मामला तो है नहीं है, आज़ाद इलेक्शन लड़ना है। तो अब नून लीग के लिए टिकट देते वक्त सबसे बड़ा मसला ये होना है कि क्या उधर से इलेक्शन लड़ा जा रहा है या नहीं। अगर उधर से इलेक्शन लड़ा जा रहा है तो फिर शायद उम्मीदवार कुछ और तरह के हों। अगर पीटीआई से इलेक्शन का बाईकाट होता है तो फिर नून लीग अपने जो नज़रियाती बंदे हैं उनको भी टिकट दे सकती है कि वो भी जीत सकते हैं। तो ये नून लीग के लिए बहरहाल जो है वो टिकट का एक चैलेंज भी है। दूसरा मैं ये भी बता दूं आपको कि अभी क्योंकि पीटीआई का जैसे आपको पता है कि वो जानबूझ के मीडिया पे हाइप क्रिएट करने के लिए बार बार अपने डिसीजन भी बदलते हैं। कभी बाईकाट का कहेंगे, कभी इलेक्शन लड़ने का कहेंगे और एंड पे कोई और डिसीजन आ जाएगा। और मुझे लग रहा है कि शायद वो इलेक्शन लड़ ही लें, क्योंकि देखिए पीटीआई टिकट तो दे नहीं रही। अब जो भी बंदा लड़ रहा है, जो भी पीटीआई का पुराना बंदा है, जैसे राय हैदर अली का भाई अगर लड़ रहा है, यहाँ से कोई पीटीआई का पुराना बंदा लड़ रहा है, चक जुमरा से शाही फैमिली का कोई बंदा इलेक्शन लड़ रहा है, तो वो लोग यही समझेंगे कि ये पीटीआई के ही उम्मीदवार हैं और उनको वोट दे देंगे। और या फिर मैं दूसरे लफ्ज़ों में कह दूं कि एक नून लीग का दड़ा होगा तो एक नून लीग के जो अपोजिट दड़ा होगा ना, वो बंदे जो है वो मुखालिफ वो इकट्ठे करेंगे उसको, ताकि अपना वोट बैंक भी सीधा हो और आने वाला इलेक्शन भी उनका पीटीआई में बन सके। लिहाजा ये मुझे नहीं लगता कि बाईकाट होगा इलेक्शन का, होगा भी फिर भी जो है पीटीआई के जो है वो हमायत याफ्ता लोग इधर से लाजमी इलेक्शन करेंगे। बिल्कुल इसी तरह से है। यहाँ पर उमर इसरार खान साहब आपसे भी जानना चाहती हूँ, अगर हम बात करें मुस्लिम लीग नून के हवाले से, तो देख रहे हैं कि बड़े बड़े उम्मीदवार जो हैं वो टिकट की तलाश में हैं और टिकट के लिए बातचीत भी हो रही है। तो आप क्या समझते हैं कि सबसे ज़्यादा एतबार किस पे करना चाहिए? क्या मुस्लिम लीग नून जो हारे हुए मेंबर हैं उन्हें दोबारा मौका देगी कि वो दोबारा से अपने जो वोट बैंक है उन्हें लेकर आएँ कॉन्फिडेंस में? इसके अंदर तो ये है कि एक तो टिकट अप्लाई करना कोई जुर्म नहीं है। ये इतनी बड़ी जमातें हैं एक सीट के ऊपर। लास्ट टाइम जो टिकट हमें वकायद मोहतरम ने दी उसके ऊपर मेरा ख्याल है कि 29 एप्लीकेंट्स थे, किसी के ऊपर 28। ये तो अच्छी बात है कि लोग आपकी जमात पे इतना उनको यकीन है या इतना एतबार है कि वो आपकी जमात से ही टिकट अप्लाई करते हैं और उसी की टिकट हासिल करना चाहते हैं। फ़ैसला तो ज़ाहिरी बात है पार्टी क़यादत ने करना है। उन्हें काफ़ी कुछ देखना होता है कि इस बंदे का पॉलिटिकल कैरियर क्या है, हमारे साथ वाबस्तगी क्या है और ये क्या करना चाहता है, किस काबिल है, और उस हिसाब से। और फिर हल्के की भी एक अपनी सिचुएशन, एक अपनी डायनेमिक्स है। जिस तरह ये 104 है, ये है हमारा शहरी हल्का है, इधर की डायनेमिक्स और हैं। जो कोई देहाती हल्का है वहाँ की और डायनेमिक्स है। वहाँ पे ये भी देखना पड़ता है कि कौन किस बरादरी से है, कौन किस ज़ात से है, उस हिसाब से फिर उनका कम्बिनेशन बनाकर के ऊपर टिकट इसे देना है, नीचे इसे देना है, तो उस हिसाब से होता है। तो मेरा ख्याल है कि पार्टी के टिकट अप्लाई किए लोगों ने, पार्टी उनके इंटरव्यूज़ लेगी वो, और आखिरी जो फैसला है वो कायदे मोहतरम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का अगर होगा। पीपी 98 के हवाले से बात करें जो कि दही इलाके में ही शामिल होता है, तो वहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, क्या समझ रहे हैं कि वहाँ पर कौन उम्मीदवार हो सकता है मुस्लिम लीग नून की जानिब से? वहाँ पे तो जी देखिए 2 दफ़ा हमारे मेंबर रहे हैं आज़ाद अली तबस्सुम साहब। तो जो पिछली टिकट थी वो इन चीमा साहब को दी थी, मगर वो हमारे उम्मीदवार नहीं थे, वो अलीम खान साहब की जो पार्टी है वो उसके उम्मीदवार थे। गालबन सीट एडजस्टमेंट के अंदर उनको टिकट वहाँ से दी गई। तो वहाँ पर तो मेरा ख्याल है यही 2 लोग हैं, यही 2 लोग मुकामी हैं। और जमात ज़्यादातर जो मैंने देखा है कि वो मुकामी लोगों को ही प्रेफर करती है। हम बातें सुनते हैं कि जी फ़लाँ लीडर जो है और फ़लाँ लीडर जो है वो फ़लाँ हल्के के अंदर भी इंटरेस्टेड है। ये उनके हामियों की या दोस्तों की ख्वाहिश तो हो सकती है, मगर ना उन लीडरों की ये ख्वाहिश होती है और ना जमात की ये ख्वाहिश होती है कि मुकामी बंदे के छोड़ के किसी और आदमी को वहाँ पे प्लेस किया जाए। तो ये 2 लोग वहाँ मुकामी हैं, दोनों ही मेंबर रहे हैं वो असेंबली का। मेरा ख्याल है इन्हीं दोनों में से किसी एक का फैसला जमात सही। करेगी। अगर आज़ाद अली तबस्सुम साहब के हवाले से बात करें, माशाल्लाह वो बहुत एक्सपीरियंसड हैं, काफ़ी अरसे से सियासत में रहे हैं, लेकिन लास्ट ईयर में कहीं ना कहीं देख रहे थे कि वोट उस तरह से उन्हें नहीं मिल सके हैं। तो ये चीज़ क्या मुस्लिम लीग नून मद्देनज़र रखेगी या कोई नए उम्मीदवार की तलाश में होगी कि आज़ाद अली तबस्सुम साहब की जगह अगर कोई और टिकट होल्डर आता है तो उसे टिकट दी जाए, या पुरानी स्ट्रेटजीज़ को लेकर ही आगे चला जाएगा? देखिए मैं तो इस पोजीशन में नहीं हूँ कि मैं टिकटों के फैसले करूँ।
और वो भी उन मेंबरों के जो मुझसे काफ़ी सीनियर हैं, 2-3 दफ़ा पार्लियामेंट का हिस्सा रहे हैं। उन्होंने अप्लाई किया है, क्यों ना हम इसको पार्टी क़यादत पे हमने तो छोड़ा है एज अ जमात, तो वो फैसला करेंगी। उनकी हमारी नज़रों में तो सभी बराबर हैं, मैं सबकी इज्जत करता हूँ। मेरा एक अपना ओपिनियन हो सकता है, मगर ऑब्वियसली मैं किसी उसको पब्लिक फोरम पे तो नहीं बता सकता अपना ओपिनियन, मगर जमात जो फैसला करे हम उसके साथ हैं जी। बिल्कुल जाहिर सी बात है, जब किसी बड़े इलेक्शन के हवाले से बात होती है तो हम देखते हैं कि तमाम तर लोगों का जो आपस में फ़ीडबैक अप्रोच है ये भी देखी जाती है, कम्युनिकेशन भी देखी जाती है, तमाम फैक्ट्स एंड फिगर्स को भी देखा जाता है, फिर जाके स्ट्रेटजीज़ जो हैं वो इम्प्लीमेंट की जाती हैं। तो अब्दुर्रहमान, मैं आपसे भी जानना चाहती हूँ कि अगर हम सुथरा पंजाब के हवाले से बात करें, FWMC की कारकर्दगी के हवाले से बात करें कि बहुत अच्छी जा रही थी, लेकिन हम हालिया देख रहे हैं कि इस पर मॉनिटरिंग पे सवालात उठने लगे हैं। इस चीज़ को आप किस तरह से देख रहे हैं और फर्दर किस तरह से इस चीज़ को आगे लेकर चला जाएगा, ताकि ये प्रोजेक्ट जब स्टार्ट हुआ था बहुत अच्छा हुआ था? देखिए जी, इसमें वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की बड़ी एफर्ट है। उन्होंने सफाई के हवाले से बड़े इक़दाम किए, बड़े खतीर फंड्स इस पे खर्च किए, और जिसका मकसद ये था कि गांव देहात चमके, शहर चमके। शहरी हलकों की तो पहले से सफाई हो रही थी, बेसिकली मसला गांव देहात में आ रहा था। तो ये पहली बार हुआ था तारीख़ में कि इस तरह से जो रूढ़ी के जो है वो ढेर है वो उठाए गए, गांव देहात को चमकाया गया। ताहम अब ये जो सवाल आपने बताया है कि उठने लगे हैं, तो ये बेसिकली मॉनिटरिंग का मसला आ रहा है कि कॉन्ट्रैक्टर्स लगाए गए थे कि वो कूड़ा उठाएंगे, उनके नंबर्स दिए जाएंगे, तो जो ऑपरेशन का काम है वो सारा का सारा कॉन्ट्रैक्टर्स के पास होगा जिनको आउटसोर्स किया गया है, जबकि जो मॉनिटरिंग का काम है वो सारा का सारा फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी करेगी। तो अब ये मॉनिटरिंग के मसाइल पैदा होने शुरू हो गए हैं कि जब डिप्टी कमिश्नर की जानब से सदर और कुछ इलाकों में विज़िट किए गए तो वहाँ पर जो है वो कूड़े के ढेर पाए गए, जिस पर उन्हें तनबीह भी की गई। कुछ बंदों को एमओज़ को नौकरी से फारिग भी किया गया, नए एमओज़ भी रखे जा रहे हैं ताकि मॉनिटरिंग सख्त की जाए, ये क्राइटेरिया जो है वो मज़ीद उसको सख्त बनाया जाए। तो इस सब का मकसद यही है कि जो कहीं पे कमियां कोताहियाँ आ रही हैं, क्योंकि जब ये मॉनिटरिंग वाले कॉन्ट्रैक्टर्स को पूरे नंबर दे देते हैं तो उनकी पूरी पेमेंट क्लियर हो जाती है। तो ये डिप्टी कमिश्नर की जानब से ये कहा जा रहा है कि ये सख्ती करें मॉनिटरिंग के हवाले से, इनका रिस्पॉन्स टाइम चेक करें, जुर्माने करें, इनको अमला चेक करें, पूरा मशीनरी चेक करें पूरी है, ताकि जो गांव देहात के लोग हैं वो भी शहरी इलाकों की तरह बेहतर इन्वायरमेंट जो है वो उनको मिल सके, बेहतर सफाई की सूरत हाल मिल सके। तो ये सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट उनकी जानब से भी ये हिदायत जारी की गई हैं लोकल गवर्नमेंट की जानब से भी कि यहाँ पर जो मॉनिटरिंग है उसके मसाइल पैदा हो रहे हैं, उसकी शिकायतें ज़्यादा आ रही हैं, रिस्पॉन्स टाइम का इशू आ रहा है। तो इस सब को हल करने के लिए अभी इकदाम लिए जा रहे हैं कि एमओज़ भी बढ़ाए जाएँ, सख्ती भी की जाए, जुर्माने भी आयद किए जाए, और जो FWMC की कारकर्दगी पर सवालिया निशान उठ रहे हैं उसको बेहतर बनाया जाए। बिल्कुल, इसी तरह से अगर मॉनिटरिंग होगी तो जाहिर सी बात है चीज़ें और बेहतर हो सकती हैं। हम देख रहे हैं कि सुथरा पंजाब ने बहुत अच्छा काम किया है, और अगर मॉनिटरिंग पे प्रॉपर चेक एंड बैलेंस रखते हैं तो ये मज़ीद बेहतर हो सकता है। इस पर उमर इसरार खान साहब आपसे आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी जानना चाहती हूँ। सुथरा पंजाब के प्रोजेक्ट को आप किस तरह से देख रहे हैं? मॉनिटरिंग पर अगर सवालात उठ रहे हैं तो जिस तरह से डिप्टी कमिश्नर एक्शन ले रहे हैं, तो फर्दर ये मनसूबा जो है ये बेहतर होगा मज़ीद, या इसमें और भी चेंजेस करने जा रहे हैं? देखिए, मॉनिटरिंग के इश्यूज़ जिस तरह अभी इन्होंने फरमाया कि मॉनिटरिंग के इश्यूज़ थे, मगर एक चीज़ की आप दाद दें, इसका मतलब है कि जो हेड मॉनिटर है हमारा वो ठीक है। एडी साहब गए हैं, उन्होंने वहाँ देखा है जहाँ पे उन्हें आई है कमी नज़र। मेरा ख्याल है गालबन 20+ ऑफिसर्स जो हैं FWMC के, उनको या सज़ा दी गई है या उनको नौकरी से फारग किया गया। बिल्कुल इसी तरह से ये इस बात का प्रूफ है कि काम जो है सुथरा पंजाब का वो मॉनिटर भी हो रहा है। कहीं पर अगर कोई कमी कोताही नज़र आ रही है तो उसे एक्टिवली चेक भी किया जा रहा है, और उस पर पॉलिसीज़ जो हैं वो सालगिरह के हवाले से, सालगिरह का दिन एक बहुत अहम दिन होता है, और मैं समझती हूँ इस दिन आपको बहुत ज़्यादा वेलविशेस भी मिल रही होती हैं, और इसके साथ साथ आप जो हैं उस दिन बड़ा सेलिब्रिटी सा फील कर रहे होते हैं। तो इस दिन को अच्छे से सेलिब्रेट करना चाहिए। हमारे व्यूवर्स जो हैं वो हमारे लिए बहुत ख़ास हैं। आप भी बन सकते हैं सिटी एट 10 का हिस्सा। अपने प्यारों को बर्थडे सेलिब्रेशन के हवाले से कोई पैगाम देना चाहते हैं, या बर्थडे जो है इस प्रोग्राम में शामिल करवाना चाहते हैं, तो अपनी सालगिरह के क्लिप जो है वो हमारे साथ शेयर करें, अपने नेम के साथ और अपनी बर्थ की जो डेट है उसके साथ, ताकि हम इस चीज़ को शामिल करें हमारे प्रोग्राम में। और आज 2 अहम लोग जो हैं वो अपनी सालगिरह मना रहे हैं। एक सिटी न्यूज़ नेटवर्क की फैमिली का हिस्सा है ताहा रज़ा, जो कि डिप्टी मैनेजर ऑपरेशन है। सर ताहा, आपको बर्थडे की ढेरों ढेरों मुबारकबाद। सबसे पहले देखते हैं ये क्लिप।
हमने की जानिब से बर्थडे की ढेरों ढेरों मुबारकबाद। आपकी ज़िंदगी का हर दिन इसी तरह से खुशियों से महकता रहे और आप ज़िंदगी में भरपूर कामयाब हों और इसी तरह से हंसते मुस्कुराते रहें। अब बढ़ाते प्रोग्राम को आगे, अब बात करते हैं हमारे पास जो आज सेकंड बर्थडे है वो है ज़ीशान ढिल्लों की। बहुत ही ख़ास और बहुत ही प्यारे इंसान हैं और इनकी बर्थडे के हवाले से देखते हैं। ज़ीशान को सालगिरह की ढेरों ढेरों मुबारकबाद। ज़ीशान, आपकी ज़िंदगी का हर दिन इसी तरह से खुशियों से महकता रहे। और ज़ीशान बहुत अच्छे दोस्त भी हैं और सीक्रेट कीपर बहुत अच्छे हैं। तो मैं समझती हूँ कि ज़िंदगी में अच्छे दोस्तों का होना बहुत बड़ी नेमत होता है। तो अल्लाह ताला आपको लंबी उम्र दे और आप इसी तरह से हंसते मुस्कुराते रहें। अब बढ़ाते हैं प्रोग्राम को आगे और अब बात करते हैं कुछ फैसलाबाद के हवाले से। फैसलाबाद के अगर मसाइल के हवाले से बात करें तो ऐसे बेशुमार मसाइल हैं जो कि फ़ौरी हल तलब भी होने वाले हैं और ऐसे बेशुमार मसले हम देख रहे हैं जो हल हो चुके हैं। लेकिन अब ये है कि आवाम चाहती है कि जब भी घर से बाहर निकलें तो एटलीस्ट ट्रांसपोर्टेशन का निज़ाम जो है वो हमें बेहतर तौर पर होता हुआ दिखाई दे। इस पर हम देख रहे हैं कि बजट में भी फैसलाबाद के लिए एक बड़ा हिस्सा रखा गया। डेवलपमेंट के हवाले से, ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से भी कहा जा रहा है कि फैसलाबाद में मेट्रो भी आएगी, इलेक्ट्रिक बसेस भी आएंगे। लेकिन आवाम ये सवाल करती है आखिर कब। तो उमर इसरार खान साहब आप हमारे साथ ही मौजूद हैं, तो मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि फैसलाबाद को आखिर कब जो है इलेक्ट्रिक बसेस मिलेंगी, मेट्रो सर्विसेज जो है यहाँ पर इसका आगाज़ होगा। बड़ा शहर है, लोग सवाल करते हैं। अब एक तो जी इसी बजट में भी तो पास हुआ है और बजट की जो भी एलोकेशंस होती हैं, जो भी उसमें से आप कह लें कि पैसे वो एलोकेट वो होते हैं कि डिफरेंट मंसूबों को, वो रातों रात नहीं होते। गवर्नमेंट का एक सिस्टम है, एक उसका टेंडरिंग प्रोसेस है, फिर वो टेंडर होंगे, फिर वो पेमेंट्स होंगी। तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जो भी फंड्स आपको प्लेज किए गए हैं, फैसलाबाद को प्लेज किए गए, जिनका वादा किया गया, वो सितंबर के अंदर वो मेरा ख्याल है कि वो सब टेंडरिंग प्रोसेस है, वो सब कुछ हो जाएगा। सही, मतलब हम ये कब बसेस जो हैं फैसलाबाद की सड़कों पे दौड़ती हुई हमें दिखाई देंगी? जो इलेक्ट्रिक बसें हैं जिनकी स्पेसिफिकली आप बात कर रही हैं, वो बसेस तो पहले ही परचेज़ हो गई हैं, वो बैचेस में आ रही हैं। सबसे पहले लाहौर की कुछ बसेस जो हैं जिनको स्पीडो बस कहते थे, वो कुछ बसें रिटायर हो रही हैं, उनकी जगह पहले वो बसेस पूरी हो रही हैं। वहाँ पे काफ़ी सारी बसेस आ भी गई हैं। जब वहाँ पे पूरी हो जाएंगी तो हमें भी जो नेक्स्ट बैच है उसमें मिल जाएंगी। वो थोड़ा सा डिले है, एक्सपेक्ट हम कर रहे थे सितंबर में। अभी जो लेटेस्ट मुझे वो डी साहब ने, और एक दिन मैं उनके डायरेक्टर FDA साहब के साथ बैठा था, तो वो मुझे यही बता रहे थे कि ये इंशाल्लाह दिसंबर से पहले पहले हमें ये इलेक्ट्रिक बसेस मिल जाएंगी। और वो तकरीबन बाईपास के अंदर अंदर और कुछ जगह बाईपास से बाहर भी वो हो जाएंगी। बिल्कुल इसी तरह से अगर ट्रांसपोर्टेशन का मसला मैं समझती हूँ कि फैसलाबाद के शहरियों के लिए हल हो जाए तो एक बड़ा मसला हल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, यहाँ पर लोग कारोबार की गर्ज से भी आते हैं। अगर यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन का मसला है तो समझो कि बाकी मसले जो हैं वो खुद ब खुद आवाम जो है उससे लेकर परेशान हो जाती है। तो मैं अब्दुर्रहमान आपसे ये जानना चाहती हूँ, अगर हम फैसलाबाद को देखें, आप कवरेज भी कर रहे होते हैं, लोगों से बातचीत भी कर रहे होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन के साथ साथ और कौन से बड़े मसाइल हैं जो अभी भी इस शहर में मौजूद हैं? देखिए, सबसे बड़ा मसला जो है वो सफाई का, जैसे पहले डिस्कस किया, ट्रांसपोर्टेशन का वासा का है कि लोगों को पीने का पानी नहीं मिलता। फिर उसके अलावा बारिश होती है तो सारा पानी सड़कों पे खड़ा हो जाता है, पानी की निकासी का इंतज़ाम नहीं है। तो ये बड़े अहम मसले हैं जिस पर हुकूमत की जानिब से एक्शन भी लिया गया। ताहम बात वही है कि पता नहीं कब हल होंगे ये वासा का भी, कब जान छूटेगी, क्योंकि इसकी वजह से सड़कें बड़ी ख़राब हो जाती है, पानी की निकासी नहीं होती, पानी सड़कों पे खड़ा होता है। और ये मानसून में आप देख लें कि पूरे शहर की सड़कें टूट फूट का शिकार हो गई हैं। पहले पैच वर्क का मसला था, तो अब वो सड़कें जो है वो टूट गई हैं। सड़कों की ही मेंटेनेंस एंड रिपेयरिंग शायद दोबारा से करनी पड़े। तो इसके लिए भी सुनने में तो यही है कि बजट अप्रूव हो गया है, शायद ये वेट किया जा रहा है कि सितंबर में ये सारा कुछ शुरू कर दिया जाए। तो जितने मंसूबे उमर साहब ने गिनवाए हैं या हुकूमत दावा करती है, तो उससे लग रहा है कि ये अगर इस माली साल में सड़कों का मसला, सीवरेज का मसला, ट्रांसपोर्टेशन का मसला हल नहीं भी होता, तो उस पर जो है वो समझ लें कि स्टार्ट हो जाएगा काम होना। तो फिर अगले 2-3 साल में काफ़ी हद तक चीज़ें बेहतर हो जाएंगी कि जब हुकूमत जा रही होगी तो पीछे सीवरेज का मसला नहीं होगा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का मसला नहीं होगा, सड़कों की तामीर व मुरम्मत का मसला नहीं होगा। तो यही सबसे अहम मसले होते हैं। बाकी जो महंगाई है या दीगर जितनी भी चीज़ें हैं वो तो डिमांड एंड सप्लाई के रूल्स के तहत चलती है। पीछे रह जाती है जो है वो बिजली की बात, तो वो IPP से मशहूर था कि जब IPP के साथ इनके
मुहद्दे हो जाएंगे या चीज़ें बेहतर हो जाएंगी तब हो जाएगा। बाकी जो रूटीन के मसाइल हैं उनके हवाले से तो हुकूमती दावे, नून लीगियों के दावे अभी तक जो है वो काफ़ी बेहतर दिखाई दे रहे हैं कि पहला साल इनका गुजरा है तो दूसरे साल में इन्होंने कम से कम फंड्स एलोकेट कर दिए हैं और फैसलाबाद की भी किसी न किसी हद तक सुनवाई हो रही है। बिल्कुल, फैसलाबाद की सुनी जानी चाहिए, एक बड़ा शहर है और मैं समझती हूँ कि यहाँ के मसाइल हल होते हुए दिखाई देने चाहिए। अगर हम बात करें इस चीज़ को, हम भी समझते हैं कि फ़ौरन से चीज़ें नहीं हल होती हैं, ज़ाहिर सी बात है मसले हैं और काफ़ी अरसे से यहाँ पर मौजूद थे, इसे हल करने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए और मैं समझती हूँ कि स्पेस और टाइम देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, लेकिन इतने ज़्यादा टाइम भी नहीं होना चाहिए ताकि आवाम जो है वो इंतज़ार करते करते थक जाए। फर्दर भी फैसलाबाद के मसाइल के हवाले से बात करेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि फैसलाबाद के अहम और बड़े मसले कौन से हैं। बड़ा शहर है, मसले मसाइल तो मौजूद होंगे लेकिन उसके हल करवाने के लिए इक़दाम होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो मैं ये समझती हूँ कि अगर किसी शहर की जो पार्किंग का इशू है ये हल हो जाए तो ट्रैफ़िक का निज़ाम है वो भी बेहतर हो सकता है और दीगर मसाइल जो हैं जो ट्रैफ़िक की रवानी से मुतासिर होकर जन्म लेते हैं वो भी हल होते हुए दिखाई दें। तो मैं इसरार खान साहब आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ कि पार्किंग प्लाज़ा आखिर कब फैसलाबाद को मिल रहा है? अगर हम बात करें मजमूई तौर पर तो 10 साल से पार्किंग प्लाज़ा से फैसलाबाद महरूम है, तो किस तरह से आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हुकूमत इस चीज़ को कितना संजीदा ले रही है और क्या इक़दाम किए जा रहे हैं? जी, एक तो जो पार्किंग प्लाजास की आपने बात की, मेन प्रॉब्लम जो पार्किंग है वो 8 बाज़ारों का है। हम 8 बाज़ारों के रिहायशी भी हैं और एक इलेक्शन वहाँ से कंटेस्ट भी किया। मेरे वालिद साहब ने ही ये प्रोजेक्ट अपनी ज़िंदगी में 3 पार्किंग प्लाजे उन्होंने प्रपोज़ किए थे। एक तो उन्होंने वहाँ शुरू करा दिया था, नूर अमीन मेंगल साहब, ही वॉज DC फैसलाबाद, ही वॉज वेरी काइंड कि उन्होंने जो मेयर हाउस था वो पुराना उसको गिराया और वहाँ पे पार्किंग प्लाजा वो बनाया। उसकी आप कह लें कि जो मेन काम है वो होती है उसकी बुनियादें, उसको बेसमेंट से ऊपर लेके आना, उसके पिलर्स और ये वो सब वो काम हो चुका है। उसके जो ऊपर वाला स्ट्रक्चर है वो रह गया। अभी भी पार्किंग वहाँ होती है मगर अगर 5-6 फ्लोर बने हों तो उसकी एक और बात है। तो वो प्रोजेक्ट जो है वो तो लिंक कर दिया गया है मेट्रो के साथ, क्योंकि मेट्रो गुजर रही उसके पास से, वो मेट्रो के पैकेज का हिस्सा बना दिया गया है, वो मेट्रो के साथ ही वो प्लाजा बनेगा। ठीक है। दूसरा उन्होंने प्रपोज की थी एक जगह किचाई बाज़ार, आप जैसे एंटर होते हैं उसके राइट साइड के ऊपर एक पीछे प्लॉट है बहुत बड़ा, वहाँ पार्किंग प्लाजा। एक हमने प्रपोज किया था अमीपुर बाज़ार में एक का प्लॉट है, छम्मा दाल चावल है वहाँ पे, एक उसके साथ एक बहुत बड़ा प्लॉट है, वहाँ पे अगर पार्किंग प्लाजा बने। उसके बाद जो आपकी बाहर वाली साइड है जो रेलवे लाइन के साथ है, अभी भी वहाँ पार्किंग हो रही है। अगर उस जगह पे उसके आसपास कहीं कोई पार्किंग प्लाजा बने तो उसका भी लोगों को बहुत बेनिफिट मिलेगा कि वो वहाँ गाड़ियाँ पार्क करके और वहाँ अंदर चले जाए। और पार्किंग का जो मसला है वो पार्किंग प्लाजा से ज़्यादा अच्छी ट्रांसपोर्ट से ही मुंसलिक। बिल्कुल ज़ाहिर सी बात। जब किसी बंदे को अच्छी ट्रांसपोर्ट मिलेगी उसको क्या ज़रूरत पड़ी है इतने गुंजान आबाद, इतने गुंजान शहरों में और बाज़ारों में वो अपनी गाड़ियाँ लेकर आए। वो वहाँ से बाइज़्ज़त तरीके से किसी मेट्रो पे या किसी बस पे बैठेगा, वो यहाँ उतरेगा, अपना काम करेगा और वहाँ से वापस चले जाएगा। तो ये आप कह लें कि एक दूसरे के साथ क्लब हैं ये दोनों चीज़ें, ट्रांसपोर्ट का मसला और ये पार्किंग भी। एक ट्रांसपोर्ट बेहतर होगी पार्किंग का, और दूसरा जो प्लाजा हैं इनको हम भी कोशिश करेंगे कि इसको स्पीड अप करवाएं। और इस एक प्लाजे से मेरा नहीं ख्याल जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है और जिसको हिस्सा बनाया हमने मेट्रो का, मेरा नहीं ख्याल कि उसके बनने से भी मसला हल हो। तो हमें 1-2 और प्लाजे चाहिए जो मैंने जगह प्रपोज की हैं, इन पे प्रपोजल गवर्नमेंट के पास है, तो हम कोशिश करेंगे कि इनको पुश करें ताकि 8 बाज़ारों का कम से कम पार्किंग का मसला हल हो। क्योंकि अगर पार्किंग का मसला हल हो जाएगा, हमने देखा है कि वहाँ पर इंक्रोचमेंट थी, अब बहुत हद तक ख़त्म हो चुकी है, काफ़ी चीज़ों को फास्ट ट्रैक किया जा रहा है। लेकिन ऐसा ही निज़ाम हम पार्किंग में भी देखना चाह रहे हैं, क्योंकि ये कैसे मसले हैं, अगर हम देखेंगे 10 सालों से प्लाजा नहीं बन पाए तो आवाम तो फिर परेशान होगी। अब यहाँ पर ये ज़रूरत है कि इसे थोड़ा सा स्पीड अप किया जाए ताकि चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा बेहतर तौर पर अलाइनमेंट हो सके। तो अब्दुर्रहमान, आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ कि अगर पार्किंग प्लाजा यहाँ पर तामीर हो जाते हैं तो आप किस तरह से देख रहे हैं कि यहाँ पर डेवलपमेंट की और कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो होनी चाहिए या कमी आप महसूस कर रहे हैं पार्किंग प्लाजा के अलावा? जैसे उमर खान साहब ने बताया कि यहाँ पर पार्किंग प्लाजा जो है वो इसका हिस्सा और काम हो रहा है। तो देखिए पार्किंग का बड़ा इशू है कि अभी जो लोग बाहर से आते हैं तो वो 8 बाज़ारों में क्योंकि व्हीकल अलाउ नहीं है तो वो बाहर गाड़ी लगाते हैं, तो बाहर गैर कानूनी पार्किंग से उनको 200 रुपये गाड़ी के लगते हैं, बाइक का 100 रुपया लगता है। तो ये बड़ी बहरहाल बहुत ज़्यादा फ़ीस है। हालांकि पार्किंग कंपनी की बाइक की 20 रुपये, गाड़ी की 40 रुपये जो बड़ी मकबूल है, तो ये बड़ी ह्यूज उससे 5 टाइम ज़्यादा जो है वो बनती है।
तो अगर पार्किंग प्लाजा बनता है तो फिर उसका फ़ायदा ये भी होता है कि एक तो पैसे ये गवर्नमेंट को आ रहे होते हैं, प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स को नहीं आ रहे होते। दूसरे नंबर पे लोगों को मुनासिब फ़ीस में बेहतर सहूलियात मिल जाती हैं। फिर जो लोग गाड़ी पे आना चाहते हैं, जैसे ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट अगर बनती है, लोग नहीं आते बाइक पे या गाड़ी पे, लेकिन फिर भी कई लोग होते हैं जो बाइक ही यूज़ करते हैं। तो ये होना चाहिए, क्योंकि 8 बाज़ारों में बिलाशुबा 40,000 के करीब दुकानें मौजूद हैं या मुख्तलिफ़ कारोबार होते हैं। तो 40,000 बाइक और गाड़ी तो उनकी अपनी ही आती है। फिर जो क्लाइंट आते हैं, कस्टमर आते हैं, सारा दिन में मुख्तलिफ, ये शायद कोई लाख के करीब बन जाता हो। तो ये बड़ा ज़रूरी है। फिर उधर पास ही कचहरियाँ हैं, पास ही जो सरकारी दफातर है, तो वो सारा का सारा एरिया, जितनी ट्रैफिक या जितनी गाड़ियाँ बाइक्स उस एरिया में आती हैं उतनी शायद ही किसी और जगह पे आती हैं। तो ये वैसे भी फैसलाबाद को भी तरजीह में रखना चाहिए। माजी में जो भी हुकूमत हुई है उसने लाहौर में तो बहुत कुछ बनाया है, फैसलाबाद इग्नोर होता रहा है। तो अभी ये तवक्को हमें बनी है, उम्मीद बनी है कि फैसलाबाद के मसले भी हल होंगे जो पहले से पाइपलाइन में मौजूद हैं। बिल्कुल इसी तरह से उम्मीद तो यही की जा रही है और बड़ी हद तक काम होता हुआ हमें दिखाई दे भी रहा है। डेवलपमेंट के हवाले से हम बात करें, फैसलाबाद एटलीस्ट ट्रैक पे आ रहा है। हम देख रहे थे कि जो चीज़ें निगलेक्ट होती हुई दिखाई दे रही हैं, लेकिन चलें उम्मीद ये करते हैं कि ये चीज़ें हमें बहुत जल्दी होते हुए दिखाई दें, क्योंकि इस शहर के शहरियों की ज़रूरियात हैं, छोटी छोटी सी ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से हो, सीवरेज के मसाइल के हवाले से हो, पीने के साफ़ पानी के हवाले से हम देख रहे हैं काफ़ी अच्छे इकदाम जो हैं वो हो रहे हैं। ऐसे बस ज़रूरत इस अमर की, ऐसे बस थोड़ा सा हमें फ़ास्ट ट्रैक करने की ज़रूरत है ताकि लोग जो हैं उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा आसानियाँ प्रोवाइड की जा सकें। बहुत शुक्रिया अब्दुर्रहमान फॉर जॉइनिंग अस इन दिस प्रोग्राम। बहुत शुक्रिया उमर इसरार खान साहब, आपने अपने कीमती वक्त से हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। आवाम जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ ये चाहती है, ख़ास तौर पे फैसलाबाद की आवाम, कि जब वो घर से निकलें ट्रांसपोर्टेशन अच्छी हो, पार्किंग के निज़ाम बेहतर हो, पीने का साफ़ पानी जो है वो घर में मौजूद हो। अब हुकूमत जो है इन इश्यूज़ को देख भी रही है, समझ भी रही है और इसे फ़ास्ट ट्रैक करने की कोशिश। बढ़ाते हैं प्रोग्राम को आगे और अब बात करते हैं किचन आइटम्स के हवाले से। मैं ये समझती हूँ कि हर ख़ातून का घर में सबसे ज़्यादा मुश्किल और कॉम्प्लिकेटेड सवाल ये होता है कि आज क्या बनाया जाए। और जब खाना पकाने के हवाले से बात हो तो ख़वातीन की हमेशा से ये प्रेफरेंस होती है कि ऐसी सब्ज़ी या ऐसी डिश का इंतखाब किया जाए जो कि रीज़नेबल भी हो और सूटेबल भी हो। ऐसे में खातून खाना को रेगुलरली प्राइसेस का पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ताकि वो घर के बजट को बनाते हुए तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखें। बस यही वजह है कि हम आज के भाव में ये तमाम चीज़ें डिस्कस करते हैं ताकि एक आम खातून है उसे बजट बनाने में आसानी हो। तो देखते हैं आज के भाव सेगमेंट में कि आज सब्जियों के क्या भाव हैं। फसी नकवी हमारे साथ मौजूद हैं। फसी नकवी, बताइएगा क्या अपडेट्स हैं सब्ज़ी और चिकन के हवाले से? जी बिल्कुल, फैसलाबाद मार्केट कमेटी की जानिब से बरोज़ पीर की रेट की शादी कर दी गई है। ब्रायलर मुर्गी का गोश्त 8 रुपये महंगा होते ही 577 से 585 रुपये फ़ी किलो है। अंडे फार्मी 4 रुपये महंगे होते ही 284 से 288 रुपये हैं। आलू जो है वो 84 रुपये फ़ी किलो है। प्याज की कीमत बगैर अदबदल के 58 रुपये फ़ी किलो है और इसी तरह टमाटर की कीमत 88 रुपये फ़ी किलो पर कायम है। चाइना बगैर अदबदल के 420 रुपये पर कायम है। लहसुन हरनाई 245 रुपये है और इसी तरह जो सब्ज़ी मिर्च है वो 80 रुपये फ़ी किलो में दस्तियाब है। फूल गोभी 140 रुपये फ़ी किलो में दस्तियाब है। बंद गोभी 100 रुपये। टिंडे जो है वो साफ़ा कीमत 200 रुपये से 200 रुपये पर कायम है। घिया कद्दू 85 रुपये फ़ी किलो पर कायम है और इसी तरह बैंगन 75 रुपये फ़ी किलो पर बरकरार है। खीरे 95, मटर जो है उसकी कीमत भी 250 रुपये है और इसी तरह पालक 85 रुपये फ़ी किलो में कायम है। शिमला मिर्च 200 रुपये फ़ी किलो पर कायम है और इसी तरह गाजर चाइना जो है 95 रुपये फ़ी किलो पर बरकरार है। और फलों में देखा जाए तो सेब गाजर वगैरह दो बदल के 200 रुपये फ़ी किलो पर कायम है। केला साफ का कीमत 150 रुपये फ़ी दर्जन पर कायम है। आम चौसा अव्वल जो है 300 रुपये फ़ी किलो पर कायम है। अमरूद 90 रुपये। आलू बुखारा 180 रुपये फ़ी किलो में दस्तियाब है। खुबानी मोटी जो है वो 260 रुपये फ़ी किलो में दस्तियाब है। देखा जाए तो फल और सब्जियों की कीमतों में रद्द-बदल रिकॉर्ड हुआ है। आवाम का यही मुतालबा है कि मज़ीद कमी आनी चाहिए इनकी कीमतों में ताकि हकीकी मायनों में आवाम को रिलीफ मिल सके। बहुत शुक्रिया फसी नकवी तफसीलात से आगाह करने के लिए। बढ़ाते हैं प्रोग्राम को आगे और अब बात करते हैं कुछ ब्यूटी के हवाले से। मैं ये समझती हूँ कि खूबसूरत दिखना, खूबसूरत लगना हर ख़ातून का हक़ होता है और जिसके लिए हम बहुत ज़्यादा कोशिशें भी कर रहे होते हैं, कभी मेकअप की सूरत में, कभी हैवी ट्रीटमेंट्स की सूरत में। लेकिन कभी कभी हम ऐसी गलतियाँ कर देते हैं मेकअप करते हुए, पार्टी मेकअप करते हुए, जो कि नहीं करनी चाहिए और हम उस तरह से अवेयर भी नहीं होते। तो आज हम बात करेंगे कि पार्टी मेकअप के हवाले से क्या ट्रेंड चल रहे हैं और आम रूटीन में हम
कैजुअली घर से बाहर निकलते हुए जो मेकअप करते हैं उनमें क्या गलतियाँ करते हैं, ताकि ये चीज़ जो है हम रिपीट ना कर सकें और ताकि हमारी जो पर्सनैलिटी है उसमें मेकअप जो है वो चार चांद लगाता है, तो वो बेहतर तौर पे हम कर सकें। इस टॉपिक पे बात करेंगे, लेकिन इस टॉपिक पे बात करने से पहले जो हमारी आज की ख़ास मेहमान हैं, फैसलाबाद के बड़े नाम हैं, फैसलाबाद ब्यूटिशियन के हवाले से बात करें तो माहिर और बहुत एक्सपर्ट हैं। तो मैं बात इंट्रोड्यूस करवाना चाहती हूँ समीना अख्तर साहिबा को, जो कि ब्यूटिशियन भी हैं और काफ़ी ज़्यादा इनकी एक्सपर्टीज़ है ब्यूटिशियन फील्ड के हवाले से। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप समीना साहिबा? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाएं कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक। माशाल्लाह आपका मेकअप बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा मेकअप हम लोग करते हैं ना तो आम रूटीन में उस तरह से नहीं सूटेबल होता, इस पर भी मैं आपसे बात करूँगी। और इन्हीं के चलिए, साथ हमें ज्वाइन किया है अक्सा जवाद ने। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं अक्सा आप? बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया अक्सा, आपने अपने कीमती वक्त से हमारे लिए टाइम निकाला। सबसे पहले समीना साहिबा आपसे मैं गुफ्तगू का आगाज़ करूँगी कि आजकल अगर पार्टी मेकअप के हवाले से बात करें तो क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं। अगर मैं थोड़ी सी अपनी सराउंडिंग में बात करूँ, जो चीज़ें मेरे तक पहुँची हैं, तो मुझे ये लग रहा है कि अरेबिक लुक आजकल काफ़ी इन है। इसके साथ साथ क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं? आजकल अरेबिक लुक भी चल रही है और बाकी जो है फंक्शन के हिसाब से होते हैं। मेहंदी की लुक में ज़रा सॉफ्ट लुक होती है मेहंदी की, पार्टी मेकअप में वलीमे पे ज़रा हो जाती है, अरबियन लुक हो जाती है। और बारात पे तो सिंपल जो होती है लुक उसी तरह की ही होती है। बारात पे रेड में ज़्यादातर पार्टी मेकअप में होते हैं, ड्रेसेस में उसके साथ होता है। सही। और मैं समझती हूँ कि मेकअप करना ना एक आर्ट है, और जो लोग ये आर्ट सीख जाते हैं, मैं समझती हूँ कि वो ज़िंदगी जीना सीख जाते हैं। और अक्सर मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि अगर हम मेकअप के हवाले से बात करें तो ऐसी कौन सी गलतियाँ हैं जो हम मेकअप करने के दौरान करते हैं या मेकअप करने से पहले करते हैं, जो कि आम रूटीन में हमें नहीं पता होती? सबसे ज़्यादा जो मिस्टेक्स हैं वो वही करते हैं जो कि ज़्यादातर लड़कियां स्टडी कर रही होती हैं और फिर उनकी शादी होने वाली होती है, उन्हें आइडिया बिल्कुल भी नहीं होता इस चीज़ का कि हमने मेकअप किस तरह से करना है। बिल्कुल कैजुअल मेकअप भी जो है वो उन्हें नहीं करना आता। सबसे ज़्यादा मुश्किल तो उन्हें ये आती है कि उन्हें ये नहीं पता होता कि उनकी स्किन के अकॉर्डिंग बेस्ट प्राइमर जो है वो कौन सा है, या बेस है उनकी स्किन के ऊपर कौन सी सूट करेगी। क्योंकि अभी एक पर्सन है, अभी उनकी स्टडीज़ कंप्लीट हुई हैं, लेकिन इस चीज़ का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल, जो कि उनको बिल्कुल आइडिया नहीं होता कि आपके कलर टोन के अकॉर्डिंग जो है वो कौन सा कलर जाएगा, आपकी जो स्किन टाइप है उसके अकॉर्डिंग बेस कौन सी सूट करेगी, क्योंकि बेस के अंदर भी बहुत वैराइटीज़ होती हैं। ये चीज़ होती है। अगर बेस के हवाले से बात करें ना, तो जब हम जाते हैं कहीं मार्ट में जाते हैं या मॉल में जाते हैं तो वहाँ पर हमें बेशुमार वेरिएशन नज़र आ रही होगी। तो ऐसे में मुझे कन्फ्यूजन हो जाती है कि कौन सी बेस जो है वो मेरे कलर के अकॉर्डिंग है। तो इस चीज़ को हम किस तरह से पहचानते हैं? इसमें ये होता है कि आप अपनी स्किन के अकॉर्डिंग चेक करते हैं। वैसे अब काफ़ी इस तरह के मार्ट हैं जो कि आपको थोड़ा बहुत गाइड कर देते हैं। जो भी कंपनीज़ होती हैं ना उनके साथ वो साथ खड़ी होती हैं फीमेल्स गाइड करने के लिए आपको। लेकिन फिर भी फर्दर आपका जो भी स्किन टोन होता है ना, आप उससे 1 टोन लाइटर जो है वो बेस जो है वो लेते हैं। ठीक है। और ज़्यादातर जो है लिक्विड बेस वो ज़्यादा सही है, क्योंकि एक जो प्रोफेशनल नहीं है, यूज़ टू नहीं है, वो ब्लेंड नहीं कर सकता किसी और बेस को। जैसे कि हम लोग प्रोफेशनल बेसिस भी ऐड करते हैं, लेकिन अगर वो यूज़ करेंगे तो वो नहीं उसको कैरी कर पाएंगे। तो लिक्विड जो है वो सबसे ईजीएस्ट बेस्ड है, जिसे एक कॉमन पर्सन जो है वो बहुत जल्दी पिक कर लेता है और आसान से ब्लेंड कर सकता है उसको ईजीली। सही। बेस का ख्याल जो है रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम अक्सर ये सोचते हैं कि बहुत ज़्यादा गोरा दिखना है तो अपने कलर के मुताबिक उसमें ये होता है अक्सर ज़्यादा वाइट उस शेड के अंदर ले लेते हैं और फिर वो कंसील भी नहीं करते हैं। पता नहीं होता कि कंसील के लिए अब हम कौन सा शेड लें। तो जब आप इसके अलावा स्किन को भी देखना पड़ता है। जैसे अब आपकी स्किन ऑयली है तो आपने ऑयली के हिसाब से अपनी बेस लेनी है। अगर ड्राई है तो आपने मॉइस्चराइजर वाली ज़रा ज़्यादा लेनी है। तो इस तरह स्किन के हिसाब से होता है कि बेस के साथ एक और चीज़ भी तो मैटर करती है, कॉम्पैक्ट पाउडर का सही सिलेक्शन जो है। तो किस तरह से ये दो चीज़ों को हम मैनेज कर सकते हैं? चलिए, बेस जो है लिक्विड में हम एक स्किन से लाइटर नोट ले लेते हैं, और जो कॉम्पैक्ट पाउडर है क्या वो हम सेम बेस की शेड का लेंगे? हाँ, तकरीबन सेम ही चलता है। अगर ज़्यादा हो, जैसे डार्क सर्कल हो या निशान वगैरह हो, तो उसके लिए कंसीलिंग की ज़रूरत पड़ती है, नहीं तो फेस पाउडर वैसे ही उतना ही सही रहता है जैसे आपकी लिक्विड बेस होती है। आजकल एक और ट्रेंड आपने देखा होगा कि बहुत सारी सेलिब्रिटीज़ भी उस चीज़ को फॉलो कर रही हैं, ग्लास स्किन के ट्रेंड के हवाले से। अब मेकअप भी वही चल रहा है, तो वो ग्लास स्किन हम किस तरह से बना सकते हैं या कर सकते हैं? हाँ, ग्लास स्किन में बेसिकली तो ये आता है सबसे पहले आपका स्किन प्रेप होना, आपकी स्किन केयर होना बहुत ज़रूरत है उसको, क्योंकि ग्लास स्किन में बहुत लाइट बेस यूज़ होती है। और लाइट बेस आपकी तभी आपके ऊपर अच्छी लगती है जब निशान नहीं होते और बहुत ज़्यादा एक्नी इश्यूज़ नहीं होते, तभी वो बेस जो है आपके ऊपर अच्छी लगती है।
ग्लास स्किन बेस के लिए हमें पहले अपनी स्किन के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। ठीक है। कि हम मंथली फेशियल्स लें, अपनी स्किन को नीट रखें। ये नहीं कि आप उसके ऊपर कुछ भी किए जाएं और फिर एक्ने इशू है, निशान है, फिर जब आप लाइट कवरेज करते हो ना तो लाइट कवरेज में वो ग्लो नहीं आता, क्योंकि एक नेचुरल ग्लो होना ज़रूरी है जब आपने ग्लास स्किन के अंदर जाना है। तो स्किन प्रेप आपकी स्किन केयर अच्छी होना ज़रूरी है और आपकी बेस लाइट होनी चाहिए, लिक्विड में होनी चाहिए। और ये है कि आप ज़्यादा हैवी नहीं करेंगे, ड्यूई बेस आपकी तभी लगती है जब आप लिक्विड में जाएंगे, उसको लाइट कवरेज देंगे। अगर आप हैवी कवरेज की तरफ जाते हैं तो वो फिर वही ग्लास स्किन लुक नहीं आती, आपको एक हैवी लुक आना शुरू हो जाती है। बिल्कुल अक्सर ये बहुत बड़ा मसला है कि हम चाहते हैं कि कॉमन रूटीन में हम निकले, ग्लास स्किन भी आए। जैसे अब मैं आपका मेकअप देख रही हूँ कि बहुत स्टे कर रहा है आपकी स्किन पे और एक नेचुरल लुक आ रही है, लेकिन कॉमन अगर हम घर में ये मेकअप ट्राई करने की कोशिश करते हैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। वो थोड़ी देर बाहर निकलते हैं, जाहिर सी बात है मौसम भी ऐसा है, वो पैची सा केकी सा एक लुक देता है। तो इसमें ये है कि उनके पास वो टेक्निक्स नहीं होती, तो इसके लिए भी वैसे हमने एक सॉल्यूशन रखा है कि 1 डे का हमने जो है वो रखा है इसके अंदर ना कोर्स उनके लिए जिनकी जो है शादी होने वाली होती है रिसेंटली, या जिनको बहुत रेगुलर मेकअप करना होता है और वो नहीं अफोर्ड कर सकते कि वो डेली किसी से करवाएं, खुद उनको जो है वो करना आना चाहिए। तो इसके लिए हम क्लासेस इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं जिसके अंदर मतलब वो ले सकते हैं एडमिशन, जिसके अंदर उनके स्किन के अकॉर्डिंग उनको सारी नॉलेज दी जाएगी कि उनके फेस के अकॉर्डिंग कंटूर किस तरह का अच्छा लगेगा, बेस किस तरह की सूट करेगी, प्राइमर किस तरह का वो जो है वो यूज़ कर सकती हैं। सही, बिल्कुल। ये उससे पहले रेगुलरली फिर स्किन की केयर भी उसमें होती है, थोड़ा स्किन के केयर के बारे में भी बताते हैं कि आपने मेकअप से पहले स्किन केयर क्या करनी है। सही, तो क्या क्या कर सकते हैं स्किन केयर के लिए? मैं अक्सर देखती हूँ, अगर मैं अपने हवाले से बात करूँ तो हम समझते हैं कि एक स्क्रब कर लिया है, स्किन केयर हो गई है, लेकिन स्किन केयर किस तरह से की जाती है? क्योंकि आप तो माशाल्लाह एक्सपर्ट हैं और जितना अच्छा बेहतर आप गाइड कर सकते हैं उतना मैं समझती हूँ कि कोई और नहीं कर सकता। इसमें यह है कि आपको डेली रूटीन में थोड़ा सा टाइम निकालना पड़ता है। आप अच्छा सा फेस वॉश लें तो वो 2-3 टाइम लाजमी यूज़ करें। अगर स्किन ऑयली है तो ऑयली के हिसाब से आप लें, अगर ड्राई है तो ड्राई के हिसाब से लें। ठीक है। तो उसके अलावा आप क्लिनजिंग वगैरह करें। वीक में 1 दफ़ा तो क्लिनजिंग लाजमी है। और पोर्स अगर ओपन होते हैं तो उसके लिए आप सीरम वगैरह यूज़ करें, वो डेली रूटीन में यूज़ करें। बस ये 3-4 होती हैं रेगुलर जो होती है स्किन केयर। और उसके अलावा फेशियल जो है वो आप मंथली ज़्यादा जो है, ठीक है, मंथली आप प्रेफर करते हैं कि मंथली जो फेशियल है वो 20-25 दिन के बाद आप ले सकते हैं। सही। फेशियल की भी बहुत ज़्यादा टाइप्स आजकल चल रही हैं, हाइड्रा फेशियल चल रहा है और ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। आपके स्किन के अकॉर्डिंग कौन सा सूट कर रहा है? हम बात कर रहे हैं मेकअप ट्रेंड्स के हवाले से और हम देखते हैं कि घर में हम मेकअप को लेकर बहुत ज़्यादा गलतियाँ कर देते हैं, कोताहियाँ कर देते हैं और इनडायरेक्टली जब रिज़ल्ट हम किसी शादी हाल में जाते हैं या किसी पार्टी में जाते हैं तो जब पिक्चर्स हम देखते हैं तो फिर हमें एहसास होता है कि हमने अपने मेकअप में कौन सी गलतियाँ की हैं और ये गलतियाँ अब आपने रिपीट नहीं करनी। जो हो गया सो हो गया, गलतियों से सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमारे साथ एक मॉडल मौजूद हैं जो हम डेमो करेंगे कि आप मेकअप के दौरान कौन सी गलतियाँ कर रहे हैं, वो गलतियाँ नहीं करनी, किस तरह से मेकअप कर सकते हैं। स्मीना साहिबा जो है उन्होंने मेकअप का आगाज़ कर दिया है। तो मुझे थोड़ा सा बताइएगा कि अभी हम आई शेडो लगा रहे हैं और क्या क्या चीज़ें जो हैं हमने रखनी है माइंड में। इनकी लाइट से बेस बना चुके हैं हम लोग, इनका आई मेकअप स्टार्ट करने लगे हैं। अब हम आईब्रोज़ इनकी बन चुकी हैं, मैंने आईब्रोज़ पहले ही बना दी थी और अब मैं इनकी क्रीज़ बना रही हूँ। सही। अब यहाँ पर अगर हम आईब्रो बनाने के हवाले से बात करें, बहुत लोग जो हैं वो डार्क कर देते हैं, तो आईब्रो को बनाने के लिए किस तरह से हम जो है मटेरियल यूज़ कर सकते हैं? अक्सर हम देखते हैं कि ये जो कॉर्नर्स हैं ये हमारे ज़्यादा डार्क हो जाते हैं। अगर आईब्रोज़ हमने डार्क बनानी है तो देखना पड़ता है कि आईब्रोज़ कैसी हैं। अगर बिल्कुल लाइट है तो फिर हम बना सकते हैं, अगर उनकी नेचुरल हैं ठीक है तो फिर लाइट सा बनानी पड़ेंगी, इतनी ज़्यादा नहीं बनानी पड़ेगी। ठीक है। और जो कलर फिलिंग के लिए हम कौन सा, एक तो होता है ना काउंटर प्लेट, हम देखते हैं कंटूर प्लेट में डार्क ब्राउन होता है, ब्राउन होता है, तो कोई भी कलर हम यूज़ कर सकते हैं? डार्क ब्राउन भी यूज़ कर सकते हैं, जो बिल्कुल लाइट हों जिनकी, उनके डार्क ब्राउन यूज़ करेंगे और जिनकी सही है ठीक है तो उनके हम लाइट ब्राउन यूज़ करेंगे। ठीक है। अगर हम ये जो बेस आई शेडो के हवाले से बात करें तो हम देखते हैं कि बेस आई शेडो अक्सर ब्राउन ही यूज़ करते हैं। इसके साथ साथ और कौन से बेस आई शेडो हम इस्तेमाल कर सकते हैं मेकअप में? ड्रेस के हिसाब से कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हमने ब्राउन ही करना है। ब्राउन के अलावा भी कर सकते हैं, हम पीच भी कर सकते हैं, पिंक भी कर सकते हैं और कॉर्नर जो है ब्राउन और ब्लैक से बनाते हैं। सही, बिल्कुल इसी तरह से है। और अभी हमने यहाँ पर ब्राउन कलर की आई शेडो जो है, लाइट ब्राउन कलर की जो है वो मॉडल के लगा दी है और इसके साथ हम आगे जो इस वेरिएशन में लेकर जाएंगे लुक को। जी ठीक है, ओके। ये आपने साथ साथ थोड़ा सा मुझे बताते जाएं कि ये अब मैं इनके आई बॉल पे सिल्वर और गोल्डन शेड्स देने लगी हूँ। ठीक है, सही। क्योंकि और इनका जो सिल्वर गोल्डन और चैम्पियन सा है
तो इसी तरह का होगा। बाकी थोड़ा हमने इसमें स्मोकी लुक देनी है इनको। ठीक है। और ये वो वलीमे लास्ट के में हवाले होगा से हम बात करें कि वलीमे पर जो आजकल कलर्स चल रहे हैं वो थोड़े से पेस्टल कलर्स चल रहे हैं, तो आपने भी अगर अपने वलीमे के हवाले से लुक प्लान की हुई है तो आपके लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि किस तरह का मेकअप किया जाए, बेस किस तरह से हम चूज़ कर सकते हैं, आई शेडो किस तरह से बना सकते हैं, लगा सकते हैं, और आइज़ किस तरह से बना सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पर एक और चीज़ मैंने देखी है कि अक्सर हम देखते हैं कि लेंस की सिलेक्शन भी हम ड्रेस के अकॉर्डिंग नहीं करते हैं। तो अगर जैसे कि अभी देख रहे हैं माशाल्लाह ब्राइड ने जो है ये बड़ा अच्छा सा कलर पहना हुआ है शैम्पियन, तो किस तरह से हम इस चीज़ को मेक श्योर कर सकते हैं कि हमारी लुक के साथ कौन से कलर लेंस कलर सूट कर रहे हैं? लेंस कलर आई के हिसाब से, अगर आइज़ छोटी है तो हमने थोड़ा सा डार्क शेड भी यूज़ करेंगे हम लोग, और जैसे हेज़ल ब्राउन हो गया, ग्रे हो गया, इस तरह के। और अगर आइज़ ठीक है तो हम लाइट शेड भी यूज़ कर सकते हैं। सही। अगर बड़ी बड़ी आंखें हैं तो फिर आप कोई भी कलर यूज़ कर कोई भी लें, कलर यूज़ कर सकते हैं। लेकिन छोटी आंखों का मेकअप जो है ना वो उसको बहुत ज़रा ट्रिकी होता है। इनहेंस करने के लिए यूज़ करने पड़ते हैं ज़रा डार्क शेड्स। सही। अभी यहाँ पर आपने हाइलाइटर्स जो है वो इस्तेमाल किया है। जी, आई बॉल पे मैंने शेड यूज़ किया है। ठीक है, सही, ठीक है। ओके, ये अभी हमारी जो है आई शेडो जो है वो लग रही हैं, और आपने ये चीज़ें साथ साथ नोट डाउन करते रहना है, क्योंकि आई शेडो का जो है लगाने का सही तरीका ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं आपसे ये भी जानना चाहती हूँ कि आई शेडो लगाने का सही तरीका क्या है? क्या है सही तरीका? जल्दी आई शेडोज लगाने के लिए जो है ना मेकअप के हिसाब से करना पड़ता है। ठीक जैसे है। अब हमने पार्टी मेकअप किया है तो उसमें हम पहले हाइलाइटर यूज़ करेंगे, ठीक है, आइज़ के नीचे आईब्रो बनाने के बाद, उसके बाद हमने क्रीज करनी है, फिर आई बॉल करनी है, ठीक है। अब वो ड्रेस के हिसाब से शेड हमने ड्रेस के हिसाब से सिलेक्ट करने, ठीक है कि हमने कौन कौन से यूज़ कर रहे हैं हम लोग। सही। ब्लेंडिंग किस तरह से कर सकते हैं? ब्लेंडिंग के लिए अगर हमारे आपकी पास नहीं ठीक होगी तो ब्रशेस अच्छे होने चाहिए, ठीक है, ठीक है। बाकी हम लोग जो है कि हाथ से भी कर लेते हैं, क्योंकि हमारा काम तो ज़्यादा होता है, तो ब्रश के साथ साथ हैंड से भी ब्लेंडिंग कर लेते हैं, मगर ब्रश अच्छे होने चाहिए। ब्रश से ज़्यादा होता है कि ब्लेंडिंग अच्छी होती सही। है। बिल्कुल इसी तरह से अक्सर मैं आपसे भी ये जानना चाहती हूँ कि अगर हम देखें तो ब्लेंडिंग बहुत बड़ा इशू होता है। बेस ब्लेंड करना एक बड़ा टारगेट है, और इसके साथ साथ आई शेडो को, और प्राइमर मैं समझती हूँ कि शायद आई शेडो से पहले भी प्राइमर लगाया जाता है। तो कौन कौन सी गलतियाँ हैं जो हम आई शेडो लगाते हुए करते हैं? इसमें ये होता है कि अगर आपको इतना नॉलेज नहीं है तो आप सिर्फ ये फोकस करते हैं कि आपको कलर्स नज़र आएँ, लेकिन मेनली ये है कि आपको टैकल करना आना चाहिए कि आप कौन सा कलर उठा रहे हो, उसको आपने कितना ब्लेंड करना है। अब लाइक ब्लैक है, ब्लैक को ब्लेंड करना आपको एक्सपीरियंस के साथ आता है। अब आप ऐसे ही ब्लैक ले लें, आप डार्क ब्राउन शेड ले लें और आप उसे ब्लेंड करें, उसे इतना सॉफ्टली ब्लेंड करना पड़ता है। आप ज़्यादा ब्लेंड करेंगे वो फैल जाएगा, अगर आप कम ब्लेंड करेंगे तो वो बहुत शार्प लुक देगा आपको। अच्छा, ये भी बताइएगा कि बहुत मॉडल्स की पिक्चर्स हम देखते हैं ना, उनमें उन्होंने ब्लू कलर की शेडो भी लगाई होती है, ग्रीन कलर की शेडो भी लगाई होती है, और जब ये चीज़ें हम घर पे ट्राई करते हैं तो हम तो कुछ और ही लग रहे होते हैं। इसलिए क्योंकि हमें जो घर पे ट्राई कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हैं, उन्हें वो एक्सपीरियंस नहीं होता। जो एक नेचुरल शेड्स होते हैं, जो पेस्टल शेड्स होते हैं, उनको ब्लेंड करना बहुत इजी होता है। ठीक है। तो इसलिए हम कहते हैं अगर आप घर पे यूज़ कर रहे हैं, आपको एक्सपीरियंस नहीं है या आपने कोई क्लासेस नहीं ली हुई हैं, आप पेस्टल्स लाइट कलर यूज़ करें ताकि आप उसको संभाल सकें, आप उसे ब्लेंड कर सकें। कलर जितना डार्क होगा या जितना फंकी कलर्स के अंदर आप जाएंगे तो उतनी ही ब्लेंडिंग आपकी इम्पॉर्टेंट है। अगर आप ब्लैक को सही से ब्लेंड नहीं कर रहे हैं, आप ब्लू को सही से ब्लेंड नहीं कर रहे हैं, आपके क्रीज से हल्का सा बाहर हो गया, आपकी शेप आउट हो जाती है, सही। आपकी आई की शेप ख़राब हो जाती है। तो ये आपने बहुत देख के करना है। अगर आप इस तरह के फंकी कलर्स उठा रहे हैं तो आप थोड़ा सा, या तो आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए या आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि आप उसे कैसे कैरी करेंगे। सही है। और वह कहते हैं कि बार बार प्रैक्टिस करने से इंसान को चीज़ें आ जाती हैं। तो अगर आप अच्छा मेकअप नहीं करते हैं लेकिन आप प्रैक्टिस करें, और मैं समझती हूँ कि मेकअप जो है एक आर्ट है, ये जितना हम ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे इतनी अब चीज़ें तो हमें ये ज़्यादा आ नहीं है जाती कि हैं। आपने ब्यूटिशियन बनना है तो ही आप कोर्स करेंगे, नहीं। आप जॉब कर रहे हैं, आप वर्किंग वुमेन हैं, या फिर आपकी शादी होने वाली है, तो आपको ये एक्सपर्टीज़ आनी चाहिए, ठीक है। अब आपने कहीं दावत पे जाना है, आप रोज़ मेकअप आर्टिस्ट के पास नहीं जा सकते, तो आपको बेसिक आना चाहिए। तो बेसिक के लिए मैं कहती हूँ फीमेल्स लाजमी जो है ना वो बेसिक कोर्सेज लाजमी करें। ठीक है। जितनी भी जिनकी शादी होने वाली है, जो रेगुलर काम पे भी जा रही हैं, अब आपने काम पे भी जाना है, पर्सनैलिटी आपकी बहुत मैटर करती है। अब एक पर्सन है जिसको लिप शेप भी नहीं पता और उसको कलर्स भी नहीं पता कि उसने कौन से उठाने हैं, उसे लाइनर की टेक्निक भी नहीं पता, और एक वो पर्सन है जिसको एक्सपीरियंस है थोड़ा सा, उसे पता है कि मैंने अपनी लिप शेप कैसे बनानी है, अपना फेस कैसे कंटूर करना है, कलर्स कौन से उठाने हैं। तो दोनों की पर्सनैलिटी के अंदर बहुत डिफरेंस नज़र आएगा।
तो मतलब लोग सिर्फ देख के ज़्यादा जज करते हैं आपको, कि देख के ही सिर्फ जज कर लेते हैं, अच्छा इसके किस तरह के एस्थेटिक्स हैं, किस तरह का, उससे ही वो जो है ना। पिक्चर्स भी तो फिर है ना, पिक्चर्स में अगर आप नहीं अच्छे आ रहे तो समझो कि पूरे इवेंट का जो है ये तो है। वो सत्यानाश हो गया। यहाँ पर इवेंट पे तो हमारे पास फिर भी बचत हो जाती है ना, इवेंट पे तो हम मेकअप आर्टिस्ट के पास चले जाते हैं, क्योंकि हमें पता है कि ये यादगार है, पिक्चर्स हर किसी ने यही देखनी है, तो वो तो हम फिर भी मेकअप आर्टिस्ट के पास चले जाते हैं कि अच्छा हमने मेकअप करवाना है, तो वो आपके लुक के अकॉर्डिंग जो है वो कर देती है। सही। अक्सर दावत के हवाले से बात करें तो शादियों के फ़ौरन बाद दावतों का सिलसिला शुरू हो जाता है, तमाम हो जाता है, और ऐसे में हम आपका टेस्ट ही वहीं पे होता है ना, मेकअप साथ में आर्टिस्ट के देखना पास होता है नहीं कि जा इसने कैसा मेकअप सकते। तो किया होगा। अमूमन दावतों पे ज़्यादातर ब्राइट कलर पहने जाते हैं, जैसे रेड है, डार्क ग्रीन है। वहाँ पर सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सवाल ये होता है कि लिपस्टिक कौन सी लगाएं, आई शेडो किस तरह से हम लगाएं इसमें जो वैसे कि सूट अच्छा सबसे करे। बेस्ट चीज़ मैं यही सजेस्ट करती हूँ कि जब आप 3-4 मंथ्स पहले अपनी बुकिंग करवाते हैं ना, आप अपनी ब्राइडल बुकिंग करवाते हैं, लहंगे की बुकिंग करवाते हैं, तो आप सिर्फ 1 वीक का ये भी कोर्स कर लें ताकि आपको मुश्किल ना हो। फिर दूसरा, आप अपने हेयर की केयर भी कुछ इस तरह से करें, अक्सर वेवी हेयर्स होते हैं, फिर शादी के बाद आप बार बार जो है बाल स्ट्रेट करें। अब इतना टाइम जो है वो स्पीड से गुजर रहा है ना कि इतना टाइम नहीं होता कि आप डेली बैठ के दावत से पहले अपने बाल स्ट्रेट करने बैठ जाएं। तो उनके लिए भी हम फिर सजेस्ट करते हैं एक्सटेंसो वगैरह, रिबॉन्डिंग्स वगैरह, आप ये चीज़ें पहले करवा लें ताकि आप जस्ट मेकअप करें और आप दावत पे जो है वो जा सकें। बिल्कुल, और दावत वो पे मेकअप के खूबसूरत लिए भी दिखना। आपको टेक्निक्स आनी चाहिए। अगर आपको नहीं आएंगी तो ऑब्वियसली हर बंदा देख के हंसता है, या आपके सामने नहीं हंसेगा तो पीछे तो लाज़मी कहेगा बिल्कुल, ये चीज़ हम फेस कर सकते हैं। अगर मेकअप हमें अच्छा नहीं आता तो दावतों के तमाम के हवाले से आपने कहीं पर जाना है, और ख़ासतौर पे अगर हम बात करें नई नवेली दुल्हन जो है वो देख रही है कि जाना है या कोई भी कहीं पर पार्टी का एहतमाम है या दावत है, तो जो नई बहू है उसके पे सब लोगों की नज़रें होती हैं, तो उसे खूबसूरत दिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेंस, इवन कि आप हेयर कैसे कैरी कर रहे हो, आपने कलर कैसा करवाया हुआ है, आपके ऊपर सूट कर रहा है नहीं कर रहा, सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं और आपकी पर्सनैलिटी इन्हीं चीज़ों के अंदर नज़र आती है। बेशक आपकी पर्सनैलिटी ऐसी ना हो, लेकिन वो आपकी ओवरऑल लुक से ही जज करेंगे। तो आपका ये ड्रेस सही इतना होना एक्सपेंसिव नहीं भी है ना तो भी कोई मसला वो नहीं है, कोई वो भी मसला कवर नहीं हो जाता है। लेकिन अगर आपने मेकअप अच्छा नहीं किया हुआ, आपका हेयर स्टाइल अच्छा नहीं बना हुआ, तो सारी लुक जो है वो ख़राब हो जाती है। हमारी जो मॉडल हैं वो तैयार हो रही हैं, आई मेकअप जो है वो कर लिया है, अब हम लगा रहे हैं ब्लश ऑन। ब्लश ऑन के हवाले से थोड़ा सा बताइएगा कि हम ये किस तरह से चूज़ कर सकते हैं, कौन सा कलर ज़्यादा सूटेबल रहता है। पिंक और पीच ज़्यादातर यूज़ होता है ब्लश ऑन। ठीक उससे है। पहले हमें थोड़ा कंट्रोल करना पड़ता है चिक्स के हिसाब से, जैसे इनकी ये चिक्स थोड़ी ज़्यादा हैं तो यहाँ पे फिर कंट्रोल करना पड़ेगा और फिर उसके बाद ब्लश ऑन। ठीक है, और ब्लश ऑन लगाना सबसे मुश्किल टास्क मैं समझती हूँ, क्योंकि इसमें जो टाइप्स है ना, हमें नहीं पता कि हमारी स्किन यहाँ पर ब्लश ऑन ज़्यादा सूट करता है, हमारी चिक्स राउंड है, तो अक्सर मुझे थोड़ा सा इस हवाले से भी बताइएगा कि ब्लश ऑन लगाने का क्या सही तरीका है, क्योंकि हम देखते हैं हमने ब्रश पकड़ा है, ब्लश ऑन लगाया है और बगैर उसे हम अपने देखे फेस के अकॉर्डिंग करते हैं। अगर हम देख रहे हैं कि हमारा फेस बल्की है, हमारी चीक्स थोड़े से बाहर को हैं, तो हम थोड़ा सा कंटोर शेप में ब्लश करते हैं। और अगर सपोज़ हमारा फेस बहुत ज़्यादा जो है वो हेल्दी नहीं है, बहुत स्मार्ट है, कट लाइंस ऑलरेडी विजिबल हो रही हैं, तो उसमें हम ये करते हैं कि हम उसको थोड़ा सा ब्लेंड करके थोड़ा सा फैला के लगाते हैं ताकि जो फेस है वो थोड़ा सा जो है वो हैवी लगे। ठीक है। अगर हम उस पर भी इसी तरह लगाएंगे तो वो और स्मार्ट लुक आना शुरू हो जाएगी, बल्कि और जो बोन्स हैं वो भी प्रोमिनेंट होना शुरू हाँ, हो अगर जाती हैं। बात करें, अगर मैं अपने फेस के हवाले से बात करूँ, मेरा फेस थोड़ा सा राउंड है, तो मुझे ब्लश ऑन लगाते, मैं इससे पहले पता क्या ब्लश ऑन लगाती थी, अभी मैंने मेकअप की टेक्निक सीख रही हूँ, तो मैं ब्लश ऑन का ब्रश पकड़ती थी, यहाँ पर भी लगा दिया, यहाँ भी, और जिसकी वजह से मेरी चिक्स बहुत प्रोमिनेंट होती थी, स्माइल करती थी, तो एक बैड पिक्चर्स जाती थी सबके सामने। तो ब्लश ऑन लगाते हुए बहुत ख्याल रखने की ज़रूरत होती है। लेकिन इसके साथ साथ एक चीज़ है ब्लश ऑन के साथ जो है कॉम्बिनेशन हाइलाइटर का। हाइलाइटर लगाते हुए हम बहुत ज़्यादा गलतियाँ करते हैं, और ये गलतियाँ जो हैं वो कौन सी गलतियाँ हैं और क्यों नहीं करनी चाहिए, या कैसे हम रिपीट कर रहे हैं, किस तरह से हमारी शख्सियत को मुतासिर कर रही हैं, तो ये चीज़ आपने नहीं करनी, और वो किस तरह से मेकअप में गलतियाँ जो हैं हमारी लुक को मुतासिर करी हैं, इस पर बात करेंगे। बात हो रही है मेकअप के हवाले से, और मैं ये समझती हूँ कि मेकअप अच्छा अगर आप कर रहे हैं तो आपने पूरा इवेंट जो है वो अपने नाम कर लिया है, पिक्चर्स भी बनानी है, दोस्तों में भी अच्छा लगना है, और अगर आप नई नवेली दुल्हन हैं तो दावतों पर भी जाना है। तो ऐसी छोटी छोटी बातें हैं जो हमें लगती हैं कि मेकअप में बड़ी अहमियत नहीं रखती, लेकिन दरअसल वो बहुत अहमियत रखती हैं। तो ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि ब्लश ऑन का इंतखाब करते हुए किन चीज़ों को मद्देनज़र रखना चाहिए। ब्लश ऑन के साथ साथ जो है हाइलाइटर जो है ये भी मैटर करता है, और सही लिपस्टिक जो है इसका इंतखाब करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो पेस्टल कलर के साथ जो है वो न्यूड शेड्स चल रही हैं स्मीना साहिबा आजकल, लिपस्टिक का किस तरह से हम इंतखाब कर सकते हैं कि ये इस ड्रेस के साथ फिट बैठ रही है?
वलीमे पे ज़्यादातर सॉफ्ट लिपस्टिक ही होती है, पीच हो गई, पिंक ठीक हो है। गई, या फिर स्किन ब्राउन सी। ये शैम्पेन कलर का इनका जैसे है ड्रेस, तो उसके हिसाब से मैंने पीच और पिंक और ब्राउन सी ठीक है, रखी है शेड। ठीक है। और कुछ ऐसे लोग भी होते हैं कि जो जिन्हें ना डार्क लिपस्टिक पसंद होती हैं, तो क्या चैम्पियन लुक के साथ डार्क लिपस्टिक लगा सकते हैं या ये सूट नहीं करेगी? पार्टी मेकअप पे तो लगा सकते हैं ठीक है, आप। सही। पार्टी मेकअप पे सूट करेगी। और ये कि बाकी वलीमे के हिसाब से तो हमने उसके हिसाब से देखना है ना, मेकअप के हिसाब से और ज्वेलरी के हिसाब से और इवेंट के हिसाब से। ठीक है। अब पार्टी ये मेकअप भी में आप चीज़ यूज़ मैटर कर करती सकते है हैं। ना कि आई शेडो, अगर लिपस्टिक हम डार्क लगा रहे हैं तो तो आई आई मेकअप शेडो सॉफ्ट होना चाहिए हमारा, और अगर आई मेकअप डार्क है तो लिपस्टिक हमारी सॉफ्ट जाएगी। सही। आजकल ना वैसे अगर अक्सर हम ट्रेंड के हवाले से बात करें तो आपने भी देखा होगा कि रेड कलर बहुत ज़्यादा इन है, रेड है, चैम्पियन है, तो रेड कलर के साथ मेकअप करना मैं समझती हूँ कि सबसे डिफ़िकल्ट लगता है, क्योंकि आपने रेड लिपस्टिक लगानी है, आई शेडो किस तरह से चूज़ करनी है। तो इस हवाले से थोड़ा सा बताइएगा कि अगर हम रेड कलर को देखें या चैम्पियन कलर को आम रूटीन में वेयर करना हो तो किस तरह से मेकअप कर सकते हैं? अगर आप चाहते हैं कि आपकी बहुत शार्प लुक ना आए या फिर बहुत ज़्यादा हैवी लुक ना लगे, तो आपने पहले देखना है कि आपका ड्रेस कलर किस तरह का है, उसके ऊपर काम किस तरह का हुआ है। लाइक आप ब्लैक के साथ जाते हैं, अगर पार्टी लुक है, अगर आप ब्लैक वेयर कर रहे हैं और आप आईज़ बिल्कुल सॉफ्ट रख रहे हैं, लाइनर बिल्कुल ब्लेंड करके आप लगा रहे हैं और साथ में आप रेड लिपस्टिक के साथ जा सकते हैं, तो वो बहुत एक अच्छी लुक देगा ठीक है। आपको, मॉडर्न एस्थेटिक लुक देगा। सही। अब अगर आपने सपोज़ रेड ड्रेस पहना है और उसके साथ भी आप चाह रहे हैं कि मैं रेड ही लगाऊं, तो उसमें हम प्रेफर ये करेंगे कि आप आई मेकअप को है वो सॉफ्ट कर लें, या आप अपनी ज्वेलरी को सॉफ्ट कर लें और आप अपनी लिपस्टिक को डार्क कर लें। ठीक है, फिर रेड लगा सकते हैं, फिर रेड के रेड साथ। लगा रहे हैं। अगर आपकी ज्वेलरी हैवी है तो फिर आप लाइट कलर्स में जाएं ताकि आपकी हैवी लुक ना आए, वरना ब्राइड्स के साथ मैंने कॉमनली जो देखा है वो ये होता है कि ब्राइड जो है वो 10 साल ज़्यादा बड़ी लगना शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि आप देखते नहीं हैं उनका ड्रेस कलर क्या है, उसके ऊपर कितना हैवी वर्क है, ज्वेलरी कितनी हैवी है, और फिर आपने मेकअप भी हैवी दे दिया है। तो जिस बच्ची ने आज तक रेड ड्रेस इतना हैवी पहना नहीं, इतनी हैवी ज्वेलरी नहीं पहनी, इतना हैवी मेकअप नहीं कैरी किया, तो फैमिली को भी ये चीज़ अंडरस्टैंड करनी चाहिए और मेकअप आर्टिस्ट को भी जो है पता होना चाहिए कि हमने इतनी हैवी लुक नहीं देनी, क्योंकि बेसिकली हमने ब्राइड को प्यारा दिखाना है, ना कि हमने उसे एज से जो है बड़ा करके दिखाना है और ये हो के बस रेड कलर लगना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। हाँ, और कुछ लोगों को रेड पसंद भी है, लेकिन फिर हमारे भी पास डिमांड्स आती हैं, हमारे पास डिमांड्स आती हैं, फिर हम गाइड करते हैं। अगर उनके ड्रेस के अकॉर्डिंग लाइक ड्रेस कलर पेस्टल है या फिर रेड ड्रेस है और उसके ऊपर काम सारा पेस्टल है और वो बहुत लाइट में जा रहा है, ज्वेलरी लाइट वेटेड है, हम रेड पे चले जाते हैं। ठीक है। और अगर उनके फीचर्स शार्प नहीं है तो, क्योंकि आपके फेस फीचर्स बहुत डिपेंड करते हैं। सही। अगर आपका इनोसेंट फेस है हम दे देते हैं, आपके ऑलरेडी शार्प कट्स हैं, और कुछ ब्राइड्स ऐसी भी होती हैं जिनकी एज ज़्यादा होती है, तो फिर हमने वो भी देखना होता है कि वो बड़ी ना लगें, वो अपनी एज के अकॉर्डिंग लगें या कम से कम थोड़ा कम लगें, क्योंकि वो मेन इवेंट है आपका, तो फिर हमने कलर्स का ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। तो सही। फैमिली भी अंडरस्टैंड करे कि अगर मेकअप आर्टिस्ट गाइड कर रही है कि रेड ठीक है तो ठीक है, अगर नहीं ठीक तो आप अंडरस्टैंड करें कि लुक जो है ब्राइड की वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सही है। और यहाँ पर मेन इवेंट के हवाले से मुझे एक बात याद आ गई कि अभी हमारे यहाँ ना मेकअप का डिफरेंस नहीं रहा, ब्राइडल भी सेम मेकअप कर रही है, जो लोग शादी में आ रहे हैं वो भी ब्राइड की सारी लाइमलाइट चोरी कर लेते हैं और हैवी मेकअप लगा के आ जाते हैं, ड्रेसेस जो हैं वो काफ़ी हैवी पहन लेते हैं। तो सही पार्टी मेकअप का इंतखाब ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। निकाह का मेकअप जो है ये अलग होता अब है। देखें ना, आप निकाह के इवेंट पे जा रहे हैं और आपका पार्टी मेकअप एक निकाह की ब्राइड है उससे ज़्यादा हैवी लग रहा है, तो आपको भी देखना पड़ेगा कि आप किस इवेंट पे जा रहे हैं, आप किस तरह का ड्रेस कैरी कर लें। अब आप लाइक जैसे निकाह पे जा रहे हैं तो आप लाइट कलर्स में ही जाएं, एंगेजमेंट पे भी, क्योंकि ज़्यादातर ब्राइड ने खुद भी पेस्टल कलर्स पहने हुए होते हैं। तो अगर आप मतलब आपके कलर्स लाइट हैं, आप कोई बात नहीं ज्वेलरी हैवी कर लें, आप मेकअप सॉफ्ट कर लें। अगर आपने मेकअप थोड़ा सा लाउड रखा है, आप अपनी ज्वेलरी ड्रेस को लाइट ले जाएं। जब आप सारी चीज़ें लाउड ले जाते हैं, एक तो सूट भी नहीं करता और दूसरा पे ये भी होता है जब आप ब्राइड के बराबर में बैठते हैं तो डिफरेंस नहीं पता लग रहा होता। और फिर अक्सर ये होता है लैशेज़ वगैरह ये भी हैवी लगाई होती हैं, वो भी आप अपने अकॉर्डिंग देखें, अपने इवेंट के अकॉर्डिंग देखें। आप अब जैसे पार्टी लुक है, सपोज़ मेरी ही है, मैं इतना हैवी लुक कैरी करूँगी तो मैं खुद भी एज से ज़्यादा बड़ी लगना शुरू हो जाऊँगी। तो मैं इस चक्कर में ना रहूं कि मैंने हैवी करना है, लेकिन मैं ये भी देखूं कि मेरे ऊपर क्या सूट क्या करेगा, सूट कर रहा है। मेरे ज़्यादा look मेकअप के according क्या चक्कर में सूट हम करेगा। ज़्यादा लाइमलाइट के चक्कर में देखते हैं कि अपना ही नुकसान कर देते हैं, ऐसे ही और होता वहाँ पर इवेंट पे सब लोग पूछ रहे अब होते हैं अक्सर कि दुल्हन देखें कौन है। फीमेल्स मैंने देखी हैं कि वो इतना हैवी मेकअप कैरी कर लेती हैं, जब उनका अपना इवेंट आता है ना तो तब उनके पास वैरायटी नहीं होती कि वो क्या करें।
बिल्कुल ऐसे ही है। और हमने ये चीज़ें ना सोशल मीडिया से बहुत इंस्पायर्ड हम हो गए हैं। हम हैवी ज्वेलरी आम रूटीन में भी इस्तेमाल करते हैं, किसी करना दोस्त की चाहिए, शादी पे लेकिन जाते ये है कि हैं आप या थोड़ा सा लुक के अकॉर्डिंग करके करें, बैलेंस करके करें, सारी चीज़ें एक साथ ना कर लें। कभी आप ड्रेस हैवी कर लें, कभी आप मेकअप सही, हैवी कर लें, सही। कभी आप अपनी ज्वेलरी को हैवी कर लें। बिल्कुल इसी तरह से है, मेकअप सही होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हाइलाइटर कौन सा इस्तेमाल करना है, लिक्विड हाइलाइटर बेहतर रहेगा या हम पाउडर फॉर्म में भी जा सकते हैं, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन मेकअप के हवाले से हमने आज का प्रोग्राम जो है ये से इसका एहतमाम किया था ताकि जो चीज़ें मेकअप में हम गलत करते हैं या ब्राइडल मेकअप के हवाले से हो, पार्टी मेकअप के हवाले से हो, तो उन चीज़ों को हमने रिपीट नहीं करना। हमारी जो मॉडल हैं वो बहुत ही माशाल्लाह प्यारा सा तैयार होकर आ गई हैं और देख रही हूँ कि आई लुक बहुत अच्छा जा रहा है। लिपस्टिक का जो कलर शेड है वो भी बहुत अच्छा है। तो अक्सर थोड़ा सा मुझे बता दीजिए कि किस तरह से कौन कौन से कलर यूज़ हुए हैं ताकि जो हमारे व्यूवर्स हैं वो भी इन सारी चीज़ों को नोट डाउन कर लें। ये है कि इनकी ये वलीमा की लुक थी, इसमें है कि हम ज़्यादातर पेस्टल कलर्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। उसमें हमने शैम्पेन के साथ इनका कंट्रास्ट किया, उसके ऊपर सिल्वर जो है वो वाइट है। हम बहुत ज़्यादा शिमर में नहीं गए, जैसे आपका डे इवेंट है, डे इवेंट के अकॉर्डिंग वो बिल्कुल परफेक्ट होता है। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा शिमर नहीं कैरी करें, लेकिन आप मैट फिनिश के अंदर जाना चाहते हैं, तो हमने लाइट सा इनको सिल्वर दिया है, ठीक है। लाइनर दिया है, थोड़ा सा ब्लेंडेड फॉर्म में किया क्योंकि उनकी आइज़ अपनी बहुत प्यारी हैं, तो हमने उसी को ही प्रोमिनेंट किया। तो लैशेस जो है वो भी हमने बहुत हैवी नहीं यूज़ की, मीडियम जो है वो उसका हमने लेवल लैशेस का यूज़ किया है। और जो लिपस्टिक है वो भी हम लाइटर टोन्स के अंदर गए हैं, ठीक है। पीच और पिंक को मिक्स करके हमने जो है वो कॉम्बिनेशन दिया है लाइटर शेड के अंदर, क्योंकि पेस्टल में रोज़ गोल्ड, पिंक, पीच ये कलर बहुत अच्छे लगते हैं वलीमे के ऊपर, ठीक है। क्योंकि वलीमे पे मेनली ये होता है कि ब्राइड जो है वो कंफर्टेबल हो और जो है ग्लो भी हो उसके फेस के ऊपर, तो ये सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ती हैं। थोड़ा लाइटर की तरफ ही सही, हम जाते हैं, सही। क्योंकि बारात पे ऑलरेडी एक बहुत हैवी लुक आपकी हो चुकी होती है। और ब्लशन के हवाले से थोड़ा सा बता दें। हाइलाइटर क्योंकि जी, मैं जी। देखती हूँ रोज़ गोल्ड हाइलाइटर भी होता है, सिल्वर हाइलाइटर भी होता है, तो हाइलाइटर्स किस तरह से हम हाइलाइटर pick कर सकते में हैं? ये है कि हम अपने फेस के अकॉर्डिंग, बेस के अकॉर्डिंग जो है हम यूज़ करते हैं। अगर कलर हमारा बहुत ज़्यादा लाइटर टोन में है तो हम सिल्वर और लाइटर कलर्स के ऊपर जा सकते हैं। अगर हम देख रहे हैं कि हमारा फेस का कलर जो है वो डार्क है तो बेस भी हम उसके अकॉर्डिंग रखते हैं, हाइलाइटर भी हम थोड़ा डार्क यूज़ करेंगे। उसके ऊपर अगर हम सही। सिल्वर यूज़ करेंगे तो वो अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं लगेगा, वो एकदम से बिल्कुल मैच नहीं जाएगा उसके साथ और वो ज़्यादा प्रोमिनेंट होगा, पता लगेगा कि अच्छा हाइलाइटर लगा हुआ है। पता नहीं लगना चाहिए कि हाइलाइटर लगा है, किस पर्पज़ के लिए लगा है, वो पर्पज़ नज़र आना चाहिए। सही, बिल्कुल इसी तरह से अक्सर बहुत शुक्रिया आपका कि आपने वो चीज़ें जो हम मेकअप में गलत करते आए हैं या इसे हमने अपनी एक रूटीन का हिस्सा बना दिया है। आई होप सो कि आप लोगों ने ये चीज़ें जो है नोट डाउन की होंगी, आप भी ये गलतियाँ करते आए होंगे तो ये गलतियाँ रिपीट नहीं करनी। बहुत शुक्रिया अक्सर आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला, बहुत शुक्रिया समीना साहिबा। माशाल्लाह बहुत ही इंटरेक्टिव सेशन रहा है। आपने ये देखना है कि मेकअप करें लेकिन बहुत ज़्यादा मेकअप जो है इस तरफ नहीं जाएँ, लेकिन वो मेकअप करें जो आपके लिए सूटेबल है। वो गलतियाँ भी नोट डाउन कर लें, टिप्स भी आप लोगों को बेहतर लगी होंगी जो आप अपने मेकअप में इम्प्लीमेंट करें। इसी के साथ मैं भी शबीब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।